बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied verification, validation, identification and correction of errors, traceable and using invalid data for testing. In this lecture, we will start and complete our exercise of unit number 1. This is work for day 21. डे 21 में बेटा हम इंशाल्लाह आज अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की और उसके क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ये जो आज का लेक्चर है ये थोड़ा लेंथी होगा, कुछ ज़्यादा भी लेंथी हो सकता है क्योंकि आज के लेक्चर को मैं 3 डेज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज 3 डेज़ में कंप्लीट होगी। उसकी क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1.1 जो फर्स्ट पार्ट है इसका नंबर 1 ये मैं अभी आपको करवाऊंगा, ये मैथमेटिकल है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 to 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं सिर्फ आपके बुक पे निशान लगवा दूंगा। 9th क्लास के पहले से निशान होंगे उनकी बुक पे, प्री 9th वालों के लिए मैं ये निशान दोबारा लगवा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2 और 1.3 ये MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप बुक पे ही जैसे हम करते हैं उसी तरह हम करेंगे। उसके बाद जो बेटा लास्ट हमारा होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है 1.4। इसमें हमने 5 फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट 3 जो फ्लो चार्ट्स हैं वो हम डे 22 में करेंगे और रिमेनिंग 2 फ्लो चार्ट्स डे 23 में करेंगे। इसके अलावा एक्टिविटी 1.12 जो पेज नंबर 32 पे बुक में दी हुई है ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर 3 डेज़ पर मुश्तमिल होगा। अब इन 3 डेज़ में आपने जैसा आपको इजी लगे आप इसको एक डे को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें या जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह ये लेक्चर देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये चैप्टर नंबर 1 23 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह विद कंप्लीट एक्सरसाइज, एक्टिविटीज और हर चीज़ जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब जो हम नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं वो भी ऑलमोस्ट हम एक मंथ में ही पूरा करते हैं एक चैप्टर। तो अगर 31 डेज या 30 डेज भी है मंथ के तो 4 इसमें आ जाते हैं संडेज, बाकी बच गए 26 और 26 में से 2 to 3 डेज क्लास टेस्ट या मंथली टेस्ट में हमारा लेक्चर नहीं होता। तो इस तरह हम बिल्कुल जो क्लास में पढ़ते हैं उसी ड्यूरेशन में हमने यूट्यूब पर भी 23 डेज में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहले जो डे 21 का काम है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1 और इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है काउज एंड बर्ड्स प्रॉब्लम। ये पहले मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने पूरी प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी, फिर हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं बुक से पेज नंबर 30। 1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इन अ फॉर्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स। उसने कहा है कि फॉर्म में कुछ काउज और बर्ड्स हैं। इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स, वो कह रहे हैं अगर टोटल 35 हेड्स हैं, ठीक है, एंड 110 लेग्स और 110 लेग्स हैं, देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। वो पूछ रहा है कितने बर्ड्स और काउज हैं वहां, ठीक है, फॉर्म में। अब उसने सिर्फ बेटा बताए हेड्स और लेग्स। हेड्स बताए हैं 35 और लेग्स 110। अब हमें ये करना है पता कि काउज और बर्ड्स कितने हैं, हमें ये नहीं पता कितने काउज हैं और कितने बर्ड्स हैं, सिर्फ हेड्स और लेग्स का पता है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेटा ये आपने अगर याद हो आपको पेज नंबर 1 हमने जब शुरू किया था चैप्टर, तो पेज नंबर 1 या 2 पे जो फर्स्ट पेज था मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ उस पेज पे। पेज नंबर 2 पे हमने फिगर 1-1 एक पिक्चर पजल किया था हॉर्स वाला, उसमें हमने इस तरह की पिक्चर को सॉल्व किया था। यहाँ पे पिक्चर तो दी हुई है उसने पेज नंबर 30 पे, लेकिन पिक्चर से कोई हमें ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ तो हमने पिक्चर से सॉल्व किया था पेज नंबर 2 पे, लेकिन यहाँ पे कोई पिक्चर से हमें ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ख़ास फ़ायदा हमें होगा जो हमें अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपकी मैं कोशिश करूँगा जब मैं बोल रहा हूँ, अब जब मैंने बोला है तो आपकी जो स्क्रीन पे भी साथ साथ वो स्टेटमेंट आ रही हो, नहीं तो आप बुक अपने सामने रखें। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे अभी हमने जो चीज़ें पता है पहले वो लिख लेंगे और जो फाइंड करनी है वो भी साथ लिखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं बेटा, जो एक्सरसाइज में खास तौर पे ये एक क्वेश्चन है और जो फ्लो चार्ट्स हमने करने हैं 5, वो बेटा आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा, आंसर वही आना चाहिए,
कॉन्सेप्ट ख़राब ना हो, आप किसी भी जगह से हेल्प ले सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट से या कहीं से नोट से कहीं से भी आपको कोई चीज़ मिलती है और कॉन्सेप्ट वही है तो फिर आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप वो पेपर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी कुछ इंटरनेट से हेल्प लिया है, कुछ खुद जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं उसके मुताबिक मैंने कोशिश की है कि मैं आपको फ्लो चार्ट भी आज करवाऊंगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। अब इस प्रॉब्लम में बेटा एक बात मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो सबसे आसान मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस के जरिए हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वैसे ये प्रॉब्लम किसी और मेथड से भी सॉल्व हो सकती है लेकिन वो आपके लेवल पे शायद थोड़ा एडवांस हो जाए। ठीक है, आप इंटरनेट पे अगर ये जाके सर्च करें या यूट्यूब पे सर्च करें काउज एंड बर्ड्स प्रॉब्लम तो आपको मल्टीपल मेथड्स मिल जाएंगे, आंसर सेम आएगा हर मेथड से, बस जो आपको इजी लगे मेथड आप वो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ बर्ड्स। अब ये दोनों हमें बेटा फाइंड करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं, एक को कह देते हैं x और एक को कह देते हैं y। आप इसको a या b भी कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है हम अलजबरा में वेरिएबल्स को ज़्यादातर x, y या z से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू y, और दोनों ही हमने क्या करने हैं बेटा अभी फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ताकि हमें पता चले कि हमने फाइंड करना है। जो चीज़ हमें दी हुई है वो भी हम कोशिश करते हैं यहाँ लिखने। क्या चीज़ दी हुई है, उसने कहा था टोटल हेड्स और टोटल लेग्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल हेड्स इज इक्वल टू कितने हमारे पास 35, टोटल लेग्स ये कितनी है हमारे पास 110। अब ये बेटा हमने यहाँ पे लिखा है टोटल हेड्स और टोटल लेग्स, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी भी हम कोई प्रॉब्लम को मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें अभी भी कोई इक्वेशन नहीं मिली। हमने अभी कहा है कि मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, तो अभी तक तो कोई नहीं बनी। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ बनाएं। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं बेटा कि आपको पता है टोटल हेड्स कितने हैं 35 हैं। अब टोटल हेड्स अगर 35 हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। वो काउस के भी हो सकते हैं और वो बर्ड्स के भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता अभी, हमें लेकिन टोटल हेड्स का पता है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, बाद में हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब हम बनाते हैं लेग्स की भी। अब लेग्स की इक्वेशन किस तरह बनेगी, लेग्स की इक्वेशन आप इस तरह बना सकते हैं कि आपको पता है कि काउस की कितनी होती हैं बेटा लेग्स, काउ की होती हैं लेग्स 4 और बर्ड्स की कितनी होती हैं लेग्स 2, मतलब एक काउ की लेग 4 और एक बर्ड की लेग 2 होती हैं। ठीक है, मतलब 2 लेग्स बर्ड्स की और 4 लेग्स काउस की। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास टोटल लेग्स 110। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 जो था हेड्स और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 जो है लेग्स की इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा करें, इसको दे दें नंबर जैसे हम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब बेटा मुझे बताएं क्या ये अब कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम इजी हो गई है, थोड़ा सा हमें सोल्यूशन मिला तो है लेकिन अभी भी हमें x और y की वैल्यू नहीं पता, कैसे पता चलेगी। देखें जरा, क्या हम x y की वैल्यू इस वक्त फाइंड कर सकते हैं, ट्राई करें। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कुछ करें, मतलब प्लस करें, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। फर्स्ट करें, हम करते हैं प्लस पहले, 4x प्लस x क्या हो जाएगा 5x, 2y प्लस y हो जाएगा 3y, और अगर इसको भी ऐड करेंगे तो आंसर ज़्यादा आ जाएगा, मतलब हमें कहीं भी वैल्यू नहीं मिली x और y की। ठीक है, चलें अब माइनस करके देखते हैं। 4x माइनस x क्या हो जाएगा 3x, 2y माइनस y y आ जाएगा। अब हमें 3x मिल गया और y मिल गया इज इक्वल टू, जब हम इसको इसमें से करेंगे माइनस तब भी एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फिर भी बेटा हमारे पास ना x की इंडिविजुअल वैल्यू आएगी ना y की आएगी। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं x और y, इसको कुछ ऐसा करें कि दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू एक जैसी आ जाए, ताकि हम जब सेपरेट करें तो हम उनको कैंसिल कर सकें और उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपको याद आ रहा होगा, आपने 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, दोबारा भी याद आएगा अभी जब मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, इस तरह करते हैं बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा बेटा, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y।
जब यहाँ 2y आएगा तो ये 2y और ये 2y, इसका फिर हम कुछ ना कुछ करके प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, 2 आपने इस तरह लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं जैसे हम मैथ में करते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेप, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बेटा कि दोबारा ये वाली क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है, बल्कि इस तरह करते हैं, 2 लिखते हैं बाहर और यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 35। आपको पता है बेटा कि जब हम एक इक्वेशन में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो इक्वेशन के दोनों तरफ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो अब बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 35 का 70, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इसको आप कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3। क्या कह दें? इक्वेशन नंबर 3। जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का है तो अब आप देखें क्या आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये देखें 2x प्लस 2y, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4x प्लस 2y, तो 2y तो देख लें सेम आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह कुछ करेंगे कि इसको माइनस करें इस इक्वेशन को इसमें से। तो लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका बेटा इस तरह है कि आप इस तरह लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे अब आगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या फ्रॉम इक्वेशन 3। मैं फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ई क्यू लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना चाहें पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि आप पूरा ही लिखिएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, जो पहले लिखी है वो मतलब पहले आपने जो यहाँ लिखी है वो पहले ही लिखें। क्या है? 4x प्लस 2y। ये मैंने क्यों लिखी है बेटा फर्स्ट वाली पहले? क्योंकि आपको पता है 4 के साथ वैल्यू बड़ी है तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसको प्लस और माइनस करना, ठीक है। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110, और आपको ये भी पता है क्योंकि 110 70 से बड़ा है तो इसलिए इसको ऊपर ही रखें ताकि साइन का भी हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 लिख दिए। अब हमने लिखना है इक्वेशन नंबर 3 जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब क्या करना है आपने? अब इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह लिख दें। अब बेटा आपने यहाँ ध्यान से ये काम करना है। आपको पता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, जब साइन होंगे चेंज तो ये है बेटा प्लस, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसका साइन, ये हो जाएगा माइनस, और इसको मैं कर रहा हूँ इनसर्कल, ये भी हो जाएगा माइनस, इसको भी इनसर्कल कर रहा हूँ, और ये भी प्लस था तो ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब बेटा देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें कि 2y और प्लस 2y और माइनस 2y आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचा बाकी? 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 110 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे लिख दें 2x इज इक्वल टू 40। अब आपको ये पता है मैथ में यहाँ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20। क्या आ गया? x इज इक्वल टू 20, और x क्या था असल में हमारे पास? नंबर ऑफ काउस। तो यहाँ पे लिखे नीचे सो नंबर ऑफ काउस आर 20, ठीक है। सो नंबर ऑफ काउस आर 20, ठीक है। उसके बाद आप इसको बॉक्स में भी क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बेटा x की वैल्यू तो आ गई, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। y की वैल्यू किस तरह आ सकती है? y की वैल्यू बेटा अब हमारे पास 3 आ गई इक्वेशन, ठीक है, और x की वैल्यू भी आ गई है। तो आप इस तरह करें, इस तरह लिखें पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि वहाँ x की वैल्यू हम पुट करेंगे और डायरेक्ट इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी। तो यहाँ पे अब लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लें दोबारा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 माइनस 20, यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू
15। क्या आ गया? y इज इक्वल टू 15। और आपको पता है y क्या था? नंबर ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे पहले इसको बॉक्स में क्लोज कर लें अगर करना है, और उसके बाद लिख लें सो नंबर ऑफ बर्ड्स आर 15। नंबर ऑफ बर्ड्स आर 15। अगर आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ काउस, तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में आई थिंक उसने टोटल, बल्कि बुक में टोटल कहा ही नहीं उसने सिंपल हाउ मेनी काउस एंड बर्ड्स का है, तो सिंपल हमने लिख दिया सो नंबर ऑफ बर्ड्स आर 15, नंबर ऑफ काउस आर 20। ये बेटा हमारा इस तरह क्वेश्चन 1.1 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने सिंपल जो मेथड है मैथमेटिकल वो इजी है, वो जल्दी भी आ जाएगा समझ। वैसे आपको लॉन्ग लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है मेथड, क्लास में भी कर चुके हैं, प्री 9th 9th दोनों को मैंने करवा दिया था, अब आपकी रिवीजन भी हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और सिर्फ मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा और आप निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब फर्स्ट वो कह रहा है प्रॉब्लम एनालिसिस को डिफाइन करें। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा नोट्स में। अब हम लॉन्ग के लिहाज से देखते हैं। पेज नंबर 3 पे बेटा इसका आंसर है, पेज नंबर 3 कंप्लीट इसका आंसर है। ठीक है, इसके अंदर पेज नंबर 4 की एक्टिविटी 1.1 शामिल नहीं है, वो ना शामिल कीजिएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने पेज नंबर 3 कंप्लीट लिखना है विद हेडिंग्स और विद डायग्राम, जो उसने मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, फिगर 1-2। मैंने क्लास में आपको हेडिंग्स बनवा दी थी 9th और प्री 9th दोनों को, तो इसलिए आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। दोबारा हेडिंग रिवाइज कर रहा हूं, कोई अगर रह जाए तो आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, एनालिसिस की बनती है इसमें हेडिंग, 5 W's की बनती है, इसके अलावा एग्जाम्पल की बनती है हेडिंग, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन की बनती है हेडिंग, और फर्स्ट हेडिंग जो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है वो आप उसी तरह लिख सकते हैं, या इस हेडिंग को आप प्रॉब्लम एनालिसिस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी हेडिंग्स मैंने आपको क्लास में लिखवा दी थी, आप वही देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कह रहे हैं आप एल्गोरिथम को डिफाइन करें और उसका जो रोल और इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आर्ग्यू करें। ठीक है, पेज नंबर 15, एल्गोरिथम की जो हेडिंग है इसकी फर्स्ट 2 लाइन आपने लिखनी हो तो लिख दें, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप जो डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करें और ये जाएगा आंसर पेज नंबर 16 के एंड तक, मतलब पेज नंबर 16 कंप्लीट है। इसमें बस आप 2 चीजें स्किप कर सकते हैं, डू यू नो और जो फिगर 1-8 है, खासतौर पे डू यू नो ये आप स्किप कर दें। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन सही लिखना है फिर वो डू यू नो, और जो फिगर है वो भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगे। ठीक है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो पूरी लिखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम्स, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वो कह रहा है आपके पास सपोज करें एक एल्गोरिथम के मल्टीपल सोल्यूशन है या मल्टीपल एल्गोरिथम्स है, ये हमने पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम में। ठीक है, कि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम्स है या मल्टीपल सॉल्यूशंस है। हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, अब सबसे जो एफिशिएंट है वो कैसे आप चूज करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन करें। पेज नंबर 21 में एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स का टॉपिक है, ये आपने कंप्लीट लिखना है, जैसे उसने बुक में लिखा है पेज 21 और पेज नंबर 22 यहां तक आपने कंप्लीट लिखना है। इसमें जो हेडिंग है वो पहले ही दी हुई है, एग्जाम्पल की भी इसमें हेडिंग है, 2 एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करके लिख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ट में नंबर ऑफ स्टेप्स, स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी इसी तरह लिखिएगा, और जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं वो आप इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पेज नंबर 23 का जो डू यू नो है और एक्टिविटी 1.9 है ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि आप रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट कैसे करते हैं फाइंड। ठीक है, पेज नंबर 7 टॉपिक 1.2.3 यहाँ पे कंप्लीट लिखना है, हेडिंग लिखी हुई उसी तरह, डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, फिर इनपुट्स, प्रोसेसिंग, फिर डायग्राम भी बनानी है, फिगर 1-7, उसके बाद डिसीजन मेकिंग और आउटपुट्स कंप्लीट लिखना है। ठीक है, पहले ये शॉर्ट है तो इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते, ये पूरा ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, पेज नंबर 25 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, इसको कंप्लीट लिखना आपने, पेज 25 और पेज 26। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है उसने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल बेटा पेज नंबर 28 पे है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है, ये कंप्लीट लिखना है। ट्रेस टेबल ड्रॉ भी जाहिर करना है, ये वही ट्रेस टेबल है जो हमने एल्गोरिथम देखा था जिसका आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स में। ठीक हो गया, ये हमारी एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीट हो गई है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 1.2 MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, which solutions are not reached through proper algorithms or work planning। वो कह रहे हैं कौन से ऐसे सोल्यूशन है जो प्रॉपर वर्क प्लानिंग या प्रॉपर एल्गोरिथम के बगैर ही हम सोच लेते हैं। ठीक है, या हमें उनका पता लग जाता है। नंबर 1, प्रिपेयर्ड सोल्यूशन,
प्रिपेयर्ड सोल्यूशन तो अब बेटा जाहिर है जो प्रिपेयर्ड हो गया है वो तो नहीं हो सकता, उसमें जाहिर है प्रिपेयर्ड वही होगा जिस पे हमने प्लानिंग की होगी। नेक्स्ट नंबर 2 कैंडिडेट सोल्यूशन, यही आंसर सही है। कैंडिडेट हमने पढ़ा था, स्टेप भी देखा था हमने। कैंडिडेट सोल्यूशन वो जो अचानक हमारे जहन में आता है, ठीक है, वो होता है कैंडिडेट सोल्यूशन। नंबर 3 स्ट्रेटेजाइज सोल्यूशन। स्ट्रेटेजाइज सोल्यूशन नहीं हो सकता, जो स्ट्रेटेजाइज्ड है उसमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है आपको, तो वो प्लानिंग में ही आ जाता है। नंबर 4 बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन तो बेटा तब होता है जब मल्टीपल सोल्यूशन हो, उसमें से आपने एक बेस्ट सोल्यूशन चूज करना हो, तो वो तो जाहिर है मल्टीपल सोल्यूशन के बाद आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करते हैं, फिर जाके बेस्ट सोल्यूशन को चूज करते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है, कैंडिडेट सोल्यूशन। नंबर 2 डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। नंबर 1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो तो रोज और कॉलम्स होते हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। नंबर 2 ग्राफ। ग्राफ नहीं हो सकता बेटा, ग्राफ तो आपको पता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसको शो करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर 3 फ्लो चार्ट, ये सही है बेटा, फ्लो चार्ट ही हमने पढ़ा है चैप्टर में। नंबर 4 सोल्यूशन। सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, सोल्यूशन पे जाने से पहले तो हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाते हैं, तो इसलिए जो नंबर 4 ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 थर्ड एमसीक्यूज। व्हिच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। वो कहता है कौन सा ऐसा सिंबल है जो फ्लो चार्ट को या स्टार्ट करता है या एंड करता है। नंबर 1 टर्मिनल। टर्मिनल सिंबल बेटा सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल सिंबल, या इसको इनपुट आउटपुट सिंबल या स्टार्ट एंड सिंबल भी कहते हैं। नंबर 2 कनेक्टर। कनेक्टर नहीं हो सकता, वो तो ज्वाइन करता है मल्टीपल सिंबल्स को। नंबर 3 प्रोसेस। प्रोसेस सिंबल बेटा वो आपको मैंने बताया था रेक्टेंगल सिंबल होता है, वो भी नहीं है। नंबर 4 डिसीजन। डिसीजन सिंबल डायमंड सिंबल होता है, वो भी नहीं होता इसमें, ठीक है, वो सिर्फ टर्मिनल सिंबल है। नंबर 4 डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। वो कह रहा है डैश मीन्स क्या मतलब है, टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। गौर से सुने कि क्या वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो हमने कहा था कि हमने शुरू में फाइंड करना है। ऑप्शन देखें वेरिफिकेशन, सही ऑप्शन बेटा। वेरिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि जो हम सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं वो है भी कि नहीं, ठीक है। नंबर 2 एल्गोरिथम, ये भी नहीं हो सकता। नंबर 3 वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में हमने पढ़ा था कि हम ये देखते हैं वैलिडेशन में क्या जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो सही भी है या नहीं है। तो पहले होती है वेरिफिकेशन, फिर होती है वैलिडेशन। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ही सही है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, क्या वो सोल्यूशन है या नहीं है। इसकी हमने बेटा काफी एग्जांपल्स की थी, हमने रिलेटिव की एग्जांपल की, सम की एग्जांपल की, बुक में जो 2 एग्जांपल्स हैं वो की थी, ऑर्डर पिज्जा और लिस्ट ऑफ असेंडिंग या लिस्ट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। वो कह रहा है वो कौन से एरर है जिसमें सोल्यूशन वर्क तो करता है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता। वो बेटा लॉजिकल एरर है, मैंने आपको बताया भी थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 3 तरह के एरर्स होते हैं, वो आपने 10th में जाके पढ़ने हैं, उसमें ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है। नंबर 1 रैंडम एरर। रैंडम एरर बेटा होता है कभी भी कोई एरर आ सकता है रैंडमली, ठीक है। नंबर 2 लॉजिकल एरर, ये ऑप्शन सही है। नंबर 3 सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेटा आते हैं सिंटैक्स की गलती की वजह से, जब आप कोई ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ये आपने पढ़ना है 10th में, इसलिए भी परेशान ना हो। नंबर 4 रन टाइम एरर। रन टाइम एरर नाम से पता लग रहा है रन टाइम, जब रन होता है प्रोग्राम तब आते हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर 2 ऑप्शन सही है लॉजिकल एरर। तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 1.3 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है प्रॉब्लम को बेटा यहाँ पे अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 आंसर आप लिख सकते हैं। एक तो डिफाइन हो सकता है और एक होता है एनालाइज। तो पहले डिफाइन होता है फिर एनालाइज होता है, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो उसने एनालाइज दिया हुआ है, तो आप एनालाइज लिख लें। दोनों सही है, एनालाइज भी सही है, डिफाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनालाइज लिख लें यहाँ पे। फर्स्ट एनालाइज अ प्रॉब्लम। नंबर 2 एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश। एल्गोरिथम में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप 1 2 3 इस तरह, ठीक है। Number 3 a flowchart utilizes various dash and dash to map out the order of steps। वो कहता है फ्लो चार्ट में क्या क्या होते हैं, वेरियस बेटा सिंबल्स होते हैं और टेक्स्ट होता है, और जो टेक्स्ट है वो सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, आपने फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है सिंबल्स और सेकंड ब्लैंक में लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 इन फ्लो चार्ट सिंबल, अब ये सिंबल दिया हुआ है उसमें डिसीजन सिंबल, इज यूज्ड टू शो अ डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसका आंसर है। डैश इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशन। वो कहता है डैश यूज होता है सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए। अब बेटा यहाँ पे ऑप्शन वैसे आपके पास 2 हैं, एक हो सकती है वेरिफिकेशन और एक हो सकती है वैलिडेशन, लेकिन बेटा आपको पता है हमेशा पहले वेरिफिकेशन होती है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन होती है, तो इसलिए वेरिफिकेशन ही इस ब्लैंक में लिख लें आप, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 और एक्टिविटी 1.12 रह गई है, ठीक है। अब ये जो काम है, लग तो 2 क्वेश्चन रहे हैं लेकिन इनके 5 पार्ट्स हैं 1.4 के और एक्टिविटी भी है, तो इसलिए हम इनको 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। और ये पांचों फ्लो चार्ट्स, इसमें से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मस्त भी शायद बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्टिविटी भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट 2 पार्ट इसके होंगे शॉर्ट और रिमेनिंग 3 पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1.4 के हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये बड़ा डिफरेंट चीज़ है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं पढ़ी होंगी, अगर पढ़ी भी होंगी मैथ में तो आपने अब फ्लो चार्ट उनके ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो उनको हम रिवाइज भी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 21 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 22। डे 22 में हमने फर्स्ट 3 फ्लो चार्ट्स को स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फ्लो चार्ट है इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2। 2 नंबर्स आपने इनपुट करने हैं और उसने वेरिएबल नेम पहले ही बता दिए जो आपने फ्लो चार्ट में यूज करने हैं, n1 और n2। डिटरमिन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट। आपने ये फाइंड करना है बेटा कि क्या n1 डिवाइड होता है n2 पे या नहीं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैथ में कैसे ये काम होता है। मैथ में बेटा हम जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड तब होते हैं जब उनका रिमाइंडर 0 को इक्वल आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 को इक्वल आने का मतलब है कि जब आप उनको डिवाइड करें जो फाइनल आंसर आए वो 0 आए। अब वो जो फाइनल आंसर है वो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो नॉर्मली करते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि जब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं 2 नंबर्स को, फर्ज करें यहाँ पे मैंने 2 लिखा है और यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो 2 × 1 2 - 2 = 0। आप कहते हैं 2 / 2 = 1, ठीक है। हम ये वाला आंसर देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है उसका। ये जो हमने पहला और दूसरा फ्लो चार्ट करना है इसमें यही हमने देखना है कि क्या जो हम डिवाइड कर रहे हैं 2 नंबर्स को या जो भी डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये बेटा हम इस तरह तो नहीं देख सकते फ्लो चार्ट में जैसे हम नॉर्मली देखते हैं। इसके लिए हमें एक ऑपरेशन या फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है मॉडुलस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है मॉड, MOD मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो काम करेगा क्योंकि कंप्यूटर में यही फंक्शन हमें या यही ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले आप देख लें कि उसने हमेशा रिमाइंडर आंसर रिटर्न करना है हमारे मॉडुलस ऑपरेटर ने या मॉड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और बात आपको बता दूं कि जो n1 और n2 है हम ये बेटा एज्यूम करेंगे कि n1 ग्रेटर है n2 से, ठीक है। इस तरह हमारा ये फ्लो चार्ट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम n1 की और n2 की वैल्यू साइड पे लिखते हैं और जैसे मैं आपको प्रूव करवाता हूँ या सॉल्व करवाता हूँ फ्लो चार्ट एक एक वैल्यू से, उसी तरह भी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n1 = 4 और n2 = 2, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह करते हैं, 4 यहाँ रखते हैं और 2 बाहर रखते हैं, तो 2 × 2 4, 4 - 4 = 0। अब इसका मतलब 2 नंबर्स हमने लिखे थे वो आपस में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह हमने फ्लो चार्ट में करना है। तो फ्लो चार्ट में काम आपको बताया डिसीजन सिंबल से हो सकता है, हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी या हमें देखना पड़ेगा उस डिसीजन सिंबल में कि क्या वो 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे लिखते हैं इज, बुक में आई थिंक इफ भी लिखा हुआ कहीं जगह या इज लिखा है, दोनों सही है, ठीक है। मतलब इसका क्या, इज का मतलब यहाँ क्या है और इफ का मतलब होगा अगर, ठीक है। तो इज n1 mod n2 = 0। क्या n1 mod n2 का आज से 0 के इक्वल है। अब आपको बता बेटा डिसीजन सिंबल में एक लाइन एंटर होती है और कम से कम 2 लाइन आउट होती है, मतलब बाहर निकलती है, ठीक है, या उसको लीव करती हैं। तो यहाँ पे एक लाइन तो यहाँ पे हो गई, यस, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज करते हैं पुट। n1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और n2 की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखें 4 mod 2 = 0, यस, आपको पता है 4 2 पे डिवाइड हो जाता है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो बेटा अब हमने इनपुट आउटपुट सिंबल ड्रॉ करना है और उसमें लिख देना है प्रिंट। यहाँ पे हम लिखेंगे अब प्रिंट। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिख दें एग्जैक्ट, मतलब n1 डिवाइड्स n2,
ठीक है। या फिर दूसरी ऑप्शन ये आप ये लिख दें, प्रिंट n1 इज डिविजिबल बाय n2, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमने देख लिया कि ये कंडीशन ट्रू है और प्रिंट भी करवा लिया। अब हम करते हैं इस फ्लो चार्ट को एंड। किस तरह एंड करेंगे? स्टार्ट एंड सिंबल लगा के। स्टार्ट एंड सिंबल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप एंड लिख दें या स्टॉप लिख दें, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई एक लिखना है, एंड या स्टॉप। तो यहाँ पे हमने एंड कर दिया। अब हमारा क्या फ्लो चार्ट कंप्लीट है? नहीं बेटा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कंडीशन यस है, जो ट्रू है, उसके लिए देख लिया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए या नो हो जाए तब क्या होगा? तब वो काम नहीं देखा हमने, वो काम अब करते हैं। अब क्या करते हैं? n1 की वैल्यू को रखते हैं अब हम 5 और n2 की वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 5, 2 × 2 4, 5 - 4 = 1, 5 - 4 = 1। अब बेटा बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं बेटा, कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर हम क्या करें? अब हमें बेटा यहाँ कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है कि यूजर को स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आए कि नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करें उसके लिए? यहाँ पे हम बनाते हैं नो की कंडीशन। इसके लिए मैं पहले इसको करता हूँ अरेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं, अब यहाँ पे अब लिखते हैं नो, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ एरो नहीं लगाते, इसको यहाँ लिख के डाउन कर देते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे अब लिखते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल में प्रिंट, पहले मैं लिख रहा हूँ उसके बाद इसको कंप्लीट करता हूँ, n1 डज नॉट डिवाइड n2, ठीक है। ये हमने लिख दिया, प्रिंट n1 डज नॉट डिवाइड n2। अब बेटा ये भी हमने हो गया, हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप बताएं क्या ये अभी भी फ्लो चार्ट कंप्लीट है? नहीं बेटा, अभी भी फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं है। क्या रह गया इसमें? बस एक चीज़ रह गई है, फ्लो लाइन एक लगानी है हमने। वो फ्लो लाइन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो तो आपका कंप्लीट है, देख लें, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपने लिखना है 5, यहाँ पे क्या लिखना है आपने? 5, क्योंकि हमारी अब n1 की वैल्यू क्या है? 5 है। अब जब n1 की वैल्यू बेटा 5 है तो फिर आपने देखा ये कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो। तो क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रिंट n1 डज नॉट डिवाइड n2, ठीक है। जब ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए तो क्या हो बेटा? फौरन प्रोग्राम क्या हो जाए? एंड हो जाए, जैसे यहाँ पे एंड हुआ था। तो यहाँ पे एंड प्रोग्राम होगा तब जब हम इस फ्लो लाइन को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ एंड के साथ में ज्वाइन नहीं किया। बेटा आपको पता है स्टार्ट एंड सिंबल की जो हमने पढ़ी थी गाइडलाइंस 8th क्लास में, वहाँ मैंने बताया था कि स्टार्ट एंड सिंबल में से सिर्फ एक लाइन एंटर होती है, मतलब एक लाइन इसमें एंटर होती है और एक ही लाइन बाहर जाती है, एक लाइन आउट हो सकती है। तो यहाँ पे बाहर तो कोई लाइन नहीं जा सकती, एंटर एक हो सकती है। तो एंटर होगी तब एक जब हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। अगर हम बेटा इसकी बजाय मैं इस तरह यहाँ पे लगाता हूँ, एरो हेड भी लगा देता, तो क्या होता बेटा? 2 लाइनें एंटर हो जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसलिए मैंने यहाँ पे इसके साथ इसको ज्वाइन किया ताकि इसकी जो आपके पास फ्लो है, जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी प्रिंट हुआ है, वो यहाँ पे आए और फिर वो लाइन, एक ही लाइन नीचे लेके आए उसको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक वक्त में एक फ्लो होगा रन बेटा, दोनों फ्लो रन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्लो ड्रॉ कर रहा हूँ। एक फ्लो हमारा ये है, यहाँ से वैल्यू इनपुट हुई, ये डिसीजन सिंबल, अगर ये ट्रू है कंडीशन तो इधर आएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? एंड। एक फ्लो हमारा ये है। एक फ्लो दूसरा है हमारा, वो क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, इधर, फिर अगर ये कंडीशन नो है तो यहाँ जाएगा, इधर, उसके बाद फिर इधर से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने इसी तरह यहाँ किया, मैंने एरो नहीं लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फ्लो है, ठीक है, ये फ्लो को मैंने बताया और जो बाकी हैं वो एरोज बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने आपको फ्लो 1 और फ्लो 2 दोनों बता दिए हैं फ्लो चार्ट के, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। एक फ्लो ये है यस कंडीशन के लिए और एक है नो कंडीशन के लिए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया मॉड ऑपरेटर से कि क्या दो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं या नहीं होते। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आए तो डिवाइड हो जाते हैं, नहीं आए रिमाइंडर 0 के इक्वल तो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये बेटा हमने अब फर्स्ट फ्लो चार्ट अपना कर लिया। अब करते हैं हम अपना सेकंड फ्लो चार्ट, वो भी तकरीबन इसी तरह का है। और एक बात और बता दूं आपको
कि ये जो फ्लो चार्ट है इसको बनाने के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। मैंने इस मेथड से बनाया, आपको कोई और मेथड इजी लगे उससे बना लें आप। अब जो मैं फ्लो चार्ट नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ वो मैं आपको किसी और मेथड से बनवाऊंगा ताकि आप दोनों मेथड्स को कंपेयर कर सकें, और आप वो जो मैं अब करवाऊंगा मेथड वो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वाला मेथड आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ऑपरेटर यूज हो रहा है मॉड, इसमें भी ऑपरेटर यूज होगा अभी मॉड, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, बस इनपुट हमारी डिफरेंट है। क्या इनपुट है? इनपुट है ईयर, आपने ईयर मतलब साल इनपुट करना है, एंड डिटरमिन वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट, और ये फाइंड करें कि क्या वो इनपुट ये जो आपने किया है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब बताएं बेटा लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर पता होगा आपको कि लीप ईयर बेटा 4 साल के बाद आता है, ठीक है। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं, नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी अपनी लॉजिक लगानी है कि हम जब इनपुट करें यूजर तो वापस आंसर आए तो हमें ये बता दे कंप्यूटर कि क्या हमने लीप ईयर इनपुट किया था या नहीं किया था, ठीक है। उसके लिए स्टार्ट मैंने किया हुआ फ्लो चार्ट को, स्टार्ट सिंपल आपको पता है, स्टार्ट रन सिंबल, इनपुट ईयर, जाहिर है यहाँ पे ईयर इनपुट करना है तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इनपुट ईयर। तो ऐसा करते हैं, ईयर की वैल्यू हम रखते हैं ईयर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी 2020 जो हमारा साल इस वक्त चल रहा है, ठीक है। ये हमने रख लिया 2020। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को करते हैं पुट इधर, ठीक है। ईयर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2020। अब हम करेंगे डिसीजन। डिसीजन कैसे करेंगे? डिसीजन के लिए बेटा उसी तरह जैसे यहां किया था वही काम करना है, इज, ठीक है। यहां पे लिखते हैं ईयर, यहां पे भी बेटा हमें मॉड फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी आपको आएगी समझ जब मैं ये आपको कंप्लीट करवा दूंगा मॉड। अब बेटा बताएं कैसे हमें पता लगेगा कि लीप ईयर है कि नहीं। मैंने भी बताया था आपको कि 4 ईयर्स बाद आता है, तो सिंपल क्या करें 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो देखते हैं इधर ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0। क्या ईयर मॉड 4 का आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता? अगर आता है तो हमें लिखना पड़ेगा यस वरना नो। अब यहाँ तो जो यस नो मैं बेटा करूंगा वो ये वाला नहीं होगा, जरा इससे डिफरेंट होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी जो ये साइड्स हैं लेफ्ट और राइट ये यूज करूंगा। और ये क्यों यूज करूंगा? ताकि मैं आपको जो दूसरा है मेथड वो बता सकूं। इस तरह भी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी डाउन कर दें, यहां से इसको भी डाउन कर दें, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा बेटा मैंने इसको और करना डाउन ताकि वो डिसीजन सिंबल से थोड़ा सा आ जाए नीचे, ठीक है। ये मैंने इसको दोनों को डाउन कर दिया। अब बेटा हमने यहाँ एक पे लिखना है यस कंडीशन और एक पे नो, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले प्रिंट लीप ईयर। इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है, यहाँ पे लिख दें यस या ट्रू, यहाँ पे लिख दें नो। नो के लिए भी अभी हम लिखते हैं, नो के लिए भी आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, मतलब सिंबल वही होगा लेकिन उसके अंदर जो लिखना है आपने वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है। वो क्या लिखना है वो देख लें। अब यहाँ पे आप लिखें बेटा प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अब बेटा देखें एक कंडीशन हमारी नो है और एक कंडीशन हमारी यस है। अब हम इसमें वैल्यूज भी पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करना बहुत आसान है। ईयर की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है 2020। अब यहाँ कर लेते हैं इसको डिवाइड 2020 और डिवाइड कर लें इसको 4 पे, 4 इंटू 5 20 माइनस 20 0। आपको पता है 0 नहीं लिखते, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से ले लेंगे हम नीचे कैरी। अब यहाँ पे जब 2 नीचे आएगा बेटा आपको पता है 2 छोटा है 4 से, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा एक 0 और यहाँ पे ये वाला 0 नीचे ले आते हैं। 4 इंटू 5 20, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस ये कंडीशन ट्रू है। अब ये जो बेटा मैंने चीज़ की है दोनों ही आपको पता होंगी, मैथ्स में आपने छोटी क्लासों में की होंगी, अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अब बेटा देखें 2020 मॉड 4 लिया हमने, ठीक है, तो आंसर क्या आया, मतलब रिमाइंडर क्या आया 0। आंसर तो वैसे 505 है लेकिन हमने देखना होता है मॉड ऑपरेटर में सिर्फ रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा प्रिंट लीप ईयर, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम को एंड नहीं कर रहे, फ्लो चार्ट को एंड नहीं कर रहे, अभी मैं एंड करवाता हूँ इसको, ठीक है। पहले मैं आपको दोनों से ये बता दूं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर कंडीशन नो हो गई है, ठीक है, कंडीशन नो को इस तरह करते हैं हम कि यहाँ 2020 की जगह क्या कर देता हूँ मैं 2019 और यहाँ भी क्या कर देता हूँ 2019,
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2019 और इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5 20, यहाँ पे आएगा 1 कैरी, 1 भी बेटा 4 से छोटा है तो यहाँ पे लगाएं 0। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, तो 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3। अब रिमाइंडर क्या आ गया 3, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब नो कंडीशन रन होगी। तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं है, एंड ही नहीं किया हमने इसको। अब बेटा एंड किस तरह करें? अब मैं पहले जानबूझ के फ्लो चार्ट गलत एंड करवा रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं आपको। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम इस तरह करें, बस इसको इस तरह करें और बस इसको स्टार्ट एंड जो सिंबल है उसके साथ आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें इस तरह, ठीक है। सिंपल आप एंड सिंबल लगाइए, खत्म। नहीं बेटा ये गलत है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस तरह। क्रॉस क्यों किया? क्योंकि मैंने भी बताया आपको पिछले फ्लो चार्ट में कि हमने गलती की है कि स्टार्ट एंड सिंबल में हमेशा बेटा एक लाइन ही एंटर होती है और एक लाइन ही लीव करती है, मतलब आउट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलती है। इसके लिए हम क्या करें, इसको हम ठीक करते हैं अभी यूजिंग कनेक्टर सिंबल। ये हमने पढ़ा था सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ अरेज और इसको ठीक करते हैं हम। और इसको ठीक इस तरह करना है आपने कि यहाँ पे एक क्या लगा लें आप, कनेक्टर सिंबल, जो होता है असल में एक सर्कल, ठीक है। ये आगे भी हम फ्लो चार्ट्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से आपको आना चाहिए ये। यहां से मैंने इसको बेटा किया कनेक्ट और इसको यहां से कर दिया कनेक्ट, ठीक है। अब दोनों के एरो ध्यान से लगाने हैं आपने, क्योंकि यहाँ की जो आउटपुट है वो इधर आ रही है, इधर की आउटपुट यहाँ से इधर आ रही है, ठीक है। और एक और निकालें एरो ताकि वो किसके साथ मिल जाए, जाके एंड सिंबल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ कर दें आप एंड सिंबल और उसके अंदर लिख दें एंड या स्टॉप, जो भी आप लिखना चाहें। अब बेटा हमारा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे भी फ्लो देख लेते हैं और दूसरा रिवाइज भी हो जाएगा आपको। फर्स्ट करें, अच्छा ये मैं 2019 कर दूं क्योंकि दूसरी बार हमने 2019 किया था, ठीक है। बल्कि अब मैं ये अरेज ही कर रहा हूँ क्योंकि अब तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। इसको मैं अब अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसका फ्लो देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लो बेटा ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर तो मॉड 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर यहाँ पे इस सिंबल से होता हुआ फिर ये एंड करेगा। मैं इसलिए यहाँ पे एंड करवा रहा हूँ, यहाँ किया तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, सर यहाँ पे एक और लाइन आ गई है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं वैसे ही फ्लो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट दूसरा फ्लो है वो भी देख लेते हैं। दूसरा फ्लो बेटा इस तरह यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इनपुट ईयर करता है, फिर देखता है क्या मॉड 0 के इक्वल है, अगर तो येस है तो ठीक है, प्रिंट करके फिर यहाँ आता है इस सिंबल पे और फिर यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह बेटा मैंने आपको दोनों फ्लोज बता दिए हैं इस फ्लो चार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्या जो यूजर ने ईयर इनपुट किया है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे फ्लो चार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा सुनने के दोनों फ्लो चार्ट आपस में इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। मतलब जो इनका मेथड है, मतलब ये वाला जो है आपका मेथड कनेक्टर सिंबल वाला, ये आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो है बेटा मेथड, इसमें नो एक साइड पे और येस दूसरी तरफ है, मतलब यहाँ पे येस डाउन है और नो एक तरफ है, ठीक है। ये भी आप यूज इस पे कर सकते हैं, ये इस पे भी अप्लाई हो सकता है मेथड और ये इस पे भी अप्लाई हो सकता है मेथड। मेथड की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स या जो आपके पास मॉड फंक्शन तो सेम है लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे n1 n2 है, यहाँ पे ईयर और 4 है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो मेथड है हमारा, ठीक है। ये वाला मेथड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, अगर आपने ये वाला मेथड यहाँ लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे नो और यस, यहाँ पे भी इसी तरह कर दें नो और यस। यहाँ पे लिखा है प्रिंट लीप ईयर, प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, यहाँ पे लिख दें प्रिंट, अगर आप यस यहाँ लिखेंगे प्रिंट n1 डिवाइड n2, प्रिंट n1 डज नॉट डिवाइड n2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगाएं, कनेक्टर सिंबल और फिर एंड कर दें। सेम यही वाला काम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बनाएं सिंबल, उसके बाद नो को यहीं रहने दें, यहाँ पे लिख दें प्रिंट नॉट अ लीप ईयर और उसकी जो लाइन होगी उसको आप एंड के साथ आखिर में आके ज्वाइन कर दें, ठीक है। और जो होगी कंडीशन यस, उसको आप यहाँ बना लें और वहां पे लिख दें जैसे यहाँ लिखा था प्रिंट लीप ईयर, ठीक है। तो आप ये खुद इंटरचेंज करके देख लीजिएगा घर में, ठीक है। ये हमने फ्लो चार्ट नंबर 1 और फ्लो चार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बेटा हमारा तीसरा फ्लो चार्ट है जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों फ्लो चार्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये नई चीज है आपके लिए। इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। एक नंबर इनपुट करना है, ये तो आपको पता है सिंपल, लेकिन अगली चीज नहीं आपको पता कि आपने फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर का, ठीक है। वो किस तरह निकलता है मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊंगा मैथ के लिहाज से, क्योंकि मैथ की टर्म है ये भी, फिर हम फ्लो चार्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अरेज करता हूं और फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट।
अब यहाँ पे बेटा आप देख लें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट करें आपने 3 का निकालना है फैक्टोरियल, तो 3 लिखें और उसके बाद बेटा एक साइन लगाना है आपने, ये साइन जिसको आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, तो यहाँ पे इसको फैक्टोरियल कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। 3 वैल्यू है जिसका निकालना है आपने, ये नंबर है और ये साइन किसका है, फैक्टोरियल का। असल में 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मतलब कि आपने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन की है 3 की, मतलब 3 के जो पीछे नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, कहाँ तक किया है, 1 तक किया। अब 0 क्यों नहीं आ रहा है इसमें, 0 इसलिए नहीं आ रहा बेटा, 0 करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया, 6। इसी तरह आप 2 का करना चाहें 2 का कर लें, 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, सिंपल, क्या आंसर आएगा 2। 4 का कर लें, 4 फैक्टोरियल के आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24, ठीक है। मैंने एक स्टेप में आपको दिखा दिया करके, ये ठीक हो गया। तो ये फैक्टोरियल हमने मैथ में तो इस तरह निकालते हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट में कैसे होगा और कंप्यूटर में कैसे होगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा मैं जो अभी नंबर लूंगा इनपुट वो 3 ही लूंगा। 3 का फैक्टोरियल क्या आता है बेटा, 6 आता है, अब आपने याद रखना है, ठीक है। दोबारा भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अब करता हूँ अरेज और हम डायरेक्ट अब फ्लो चार्ट पे आते हैं। अब बेटा हमने यहाँ पे किस तरह स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को, 2 स्टेप्स मैंने किए हुए हैं। स्टार्ट आपको पता है, इनपुट नंबर n। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, नंबर और n। नंबर असल में यहाँ समझे डिस्प्ले मैसेज है या प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ कि इनपुट एंटर अ नंबर, समझ लें ये नंबर वो है। n असल में यहाँ वेरिएबल है जो काम आएगा हमारे फ्लो चार्ट में। n क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होएगा नंबर और n में, n है आपका असल चीज, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, मतलब इनपुट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n और n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ बेटा 3। n की वैल्यू क्या रखी है मैंने, 3 रखी है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब मुझे बताएं इस फ्लो चार्ट में एक ही वेरिएबल है बेटा, एक वेरिएबल से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करनी है आपने और वैल्यू को अपडेट भी करना है, ठीक है। अब ये क्या बात है, गौर से सुने, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल हमें जो फैक्टोरियल निकाल के देगा उसका हम नाम रख लेंगे फैक्ट, ठीक है। फैक्टोरियल लेंथी है तो हम फैक्ट या f से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हम फैक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्ट इज इक्वल टू 1 रखी है मैंने वैल्यू, और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे हम i, उसकी भी वैल्यू मैंने क्या रखी है 1। ये क्यों रखी है अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। फैक्ट की वैल्यू 1 क्यों रखी है बेटा मैंने, फैक्ट की वैल्यू 1 इसलिए रखी है कि अगर फैक्ट की वैल्यू को मैं 0 रखूंगा और यहाँ पे हमने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, मतलब पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 0 आ गया बीच में तो क्या होगा बेटा, सब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फैक्ट की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। उसके बाद i की वैल्यू, i बेटा असल में यहाँ ज्यादातर जो काम है i का वो है वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है, और साथ ही फैक्ट से मल्टीप्लाई करेगा ये, क्योंकि आपको पता है कि आपने वैल्यू को जब तक मल्टीप्लाई करवाना है जब तक 1 नहीं हो जाती वैल्यू उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये कैसे होगा चेक कि वैल्यू 1 कब हो गया, वो हम लगाएंगे एक डिसीजन सिंबल, उसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो i का काम बेसिकली क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, वैल्यू को अपडेट करना और साथ ही फैक्ट से मल्टीप्लाई भी होना, ठीक है। वो अब अभी हम देखते हैं कैसे होगा। तो जब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो इस तरह, फैक्ट इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, तो वो हम किस में करते हैं बेटा, हम वो करते हैं प्रोसेसिंग सिंबल में। तो आप ये दोनों को एक में भी यूज कर सकते हैं या सेपरेट प्रोसेसिंग सिंबल में, मैं सेपरेट में ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 और फैक्ट इज इक्वल टू 1, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे i इज इक्वल टू 1। अब बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे करना है हमने डिसीजन, ठीक है। क्या करना है डिसीजन, यहाँ पे बेटा आपने इस तरह का करना है डिसीजन कि आपको फैक्टोरियल का आंसर मिल जाए। सबसे पहले तो आप ये देखें क्या i की वैल्यू छोटी है n से या नहीं है, ठीक है, यही हमने डिसीजन करना है कि क्या, यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करता हूँ सिंबल, इज i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या i की वैल्यू छोटी है n से या इक्वल है, ठीक है। अब i की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताया यहाँ पे छोटी है या इक्वल है n के, क्यों है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है 3 है, चलो हम इसको वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 1 और यहाँ पे क्या है 3। तो आप मुझे बताएं क्या 1 छोटा है या इक्वल है 3 के, यस, कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल इसको यस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा जाहिर है फिर नो।
लेकिन मैं अभी फिलहाल नो को नहीं बता रहा आपको, ठीक है। नो हम बाद में देखेंगे, एक फ्लो पहले देख लेंगे फिर नो का भी फ्लो देख लेंगे। और आपको पता है इस वक्त तो जाहिर है नो कंडीशन हमारी नहीं रन हो रही, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही हो रही है। कंडीशन तब तक ट्रू होगी जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं होती तब तक ये वाला फ्लो हमारा नो वाला फ्लो रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ पे इसलिए लगाई है ये कंडीशन, ताकि हमेशा हमारी आई की वैल्यू n से छोटी इसलिए रहे क्योंकि हमें जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो हम जाहिर है वो बड़ा होगा हमेशा i से, ठीक है। हाँ, अगर हम 1 का फैक्टोरियल फाइंड करें तब ये कंडीशन तब भी होगी रन, तब भी रन होगी, ठीक है। लेकिन वो एक बार बस रन होगी, दूसरी बार वो रन नहीं होगी, वो भी अभी हम देख लेंगे। 1 का फैक्टोरियल भी निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। पहले हम इसका देख लें, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए जो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 3-4 बार लूप में चल रहा है, मतलब फ्लो चार्ट में रन होना है 3-4 बार, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। अगर बेटा i की वैल्यू छोटी है और इक्वल n के, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन हो गई है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब आपने इसको फैक्ट का जो था वेरिएबल उससे इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, ताकि एक एक करके वैल्यूज भी हमारी मल्टीप्लाई हो सकें। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, सिंपल फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन मैथ में डालते हैं वही डाल रहा हूं, नहीं तो कंप्यूटर में स्टेरिक यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में हमेशा स्टेरिक यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल आपकी बुक में इसी तरह उन्होंने बताया हुआ बाकी फ्लो चार्ट्स में भी, तो मैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डाल रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो वैल्यूज भी करते हैं पुट इसमें। फैक्ट की वैल्यू आपको पता है 1 है और आई की वैल्यू क्या है 1 है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फैक्ट में क्या स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में जाके 1 ही स्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बेटा आपको जो मैंने कहा था आई का काम क्या है, असल में अपडेट करना वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल को अपडेट करेंगे। किस तरह करेंगे, देखें, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसको बिल्कुल साथ ज्वाइन करें इसके साथ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा है i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम इसकी भी वैल्यू करते हैं पुट। यहाँ i की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे क्या है प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हमारे पास एरो डाल रहा हूँ मैं इधर 2 हो जाएगी। अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए, अगर i की वैल्यू बेटा 2 हो गई तो क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं आया। अभी हम एंड नहीं कर सकते इस फ्लो चार्ट को। अब आपको पता है कि i की वैल्यू जब 2 आ गई है तो अभी भी ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी। तो इसका मतलब हमें कंडीशन को करना पड़ेगा चेक दोबारा जाके इस वैल्यू के लिए। तो इसलिए इसको हम वापस कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर इस डिसीजन सिंबल के पास, ठीक है। किस तरह, ये देखें, यहाँ से एक फ्लो लाइन निकालें और इसको स्ट्रेट ले जाएं ऊपर और इस डिसीजन सिंबल के साथ, मतलब इस डिसीजन सिंबल की फ्लो लाइन के साथ आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। थोड़ी सी लाइन को स्ट्रेट करें, ठीक हो गया। अब क्या होगा, गौर से देखें, ये वैल्यू 2 थी, यहाँ आएगी ऊपर जाएगी यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या होगी आपको पता है 2 हो गई है। तो क्या 2 छोटा है 3 से, यस, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे बेटा नीचे आएगा यस। फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या होगी अब 2। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 2। नीचे आएगा आई प्लस 1, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू क्या होगी अब 3। दोबारा ही ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू अब 2 थी पहले, अब क्या हो जाएगी 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या 3 छोटा है 3 से, नहीं छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना, उसने यहाँ लिखा हुआ है आई इज लेस देन और इक्वल टू। ये और ऑपरेटर है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया था, ठीक है। तो वो और में आपको पता है एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लेस देन वाली तो कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन इक्वल टू वाली तो है ना, 3 के इक्वल तो है ना बेटा, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब भी कंडीशन ट्रू हुई है तो आपको पता है लास्ट टाइम फैक्ट में क्या पढ़ा हुआ था 2, जब 2 पढ़ा हुआ था और आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 3। आई की वैल्यू अब क्या होगी बेटा 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या हो गया इज इक्वल टू 6। अब बताएं क्या वैल्यू होगी फैक्ट की 6 होगी, अब याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आई की में क्या स्टोर हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। जब 4 स्टोर हो गया अब बेटा ये 4 ऊपर जाएगा, अब फिर ये होगी कंडीशन चेक। अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं बेटा, अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 4 बड़ा है असल में 3 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई या नो हो गई, अब क्या होना चाहिए। अब बेटा पहले तो ये बताएं कि फैक्ट में इस वक्त क्या पढ़ा हुआ है। फैक्ट में इस वक्त क्या पढ़ा हुआ है बेटा 6। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको सही तरह, 6 पढ़ा हुआ है। जब फैक्ट में 6 पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताएं क्या 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 के इक्वल नहीं आता। 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो हमने ये देख लिया था कि 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ रहा है 6। तो सिंपल क्या करें, प्रिंट करवा दें फैक्ट की वैल्यू को, ठीक है। तो अब क्या करें, जब भी कंडीशन नो हो
तो ये फ्लो लाइन नीचे लेके आए और इसको करते हैं ज्वाइन किसके साथ, प्रिंट, लिख दें फैक्ट, प्रिंट फैक्ट, और क्या कर दें, फ्लो चार्ट को एंड कर दें। फ्लो चार्ट को क्या कर दें बेटा, एंड कर दें। इस तरह बेटा हमारा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फ्लो देख लें ज़रा। इसमें बेटा फ्लो ज़रा डिफरेंट होगा क्योंकि एक फ्लो काफ़ी बार रन होए और एक फ्लो सिर्फ एक बार ही रन होगा। ठीक है, देख लें। सबसे पहले ये फ्लो देखते हैं जो एक बार रन होता है। यहाँ से यहाँ गया इनपुट नंबर, यहाँ गया यहाँ पे, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये फ्लो, यही फ्लो रन करता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कौन सा फ्लो रन होगा, ये वाला, और उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बेटा आपके पास कंडीशन ये ट्रू रह रही है हमेशा, ठीक है, मतलब यहाँ से गया यहाँ से गया, तो फिर क्या होगा, यही वाला फ्लो बार बार रन होता जाएगा। मैं इसलिए इसको ना यहाँ पे दूसरे एरो यहाँ पे लगा रहा हूँ, मतलब ये बार बार यही फ्लो रन होता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर जो भी फैक्ट ने पढ़ा होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमने ये तीनों फ्लो चार्ट्स देख लिए हैं, इसको वैल्यूज भी पुट करवा दी, फ्लो भी बता दिए इसके, और ये जो फ्लो चार्ट है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ही आपको बता दिया। ये दोनों शॉर्ट हैं और ये क्या है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो 3 फ्लो चार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बेटा अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में वर्क फॉर डे 23 में हमारे रिमेनिंग 2 फ्लो चार्ट्स हैं और एक एक्टिविटी 1.12 है, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 22 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 23। डे 23 में हमने लास्ट 2 फ्लो चार्ट्स को कंप्लीट करना है, फ्लो चार्ट नंबर 4 और फ्लो चार्ट नंबर 5। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके साथ साथ हम एक्टिविटी 1.12 भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये 2 फ्लो चार्ट्स को देखते हैं। नंबर 4 है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। ये आपने मैथ में किया हुआ होगा, छोटी क्लासों में पता होगा आपको क्या होता है एलसीएम। फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी भी रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो। ये हमने फाइंड करना है बेटा 2 नंबर्स का। आपको पता है एलसीएम ज्यादातर 2 नंबर्स का ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्मल जो मैथ्स में होती है, फिर उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अगर फर्स्ट करें, आपके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं अंदर। ठीक है, एक ऑप्शन ये कि आपके पास 2 नंबर्स हों, वो दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, 1,1। एक बात और बता दूं आपको मैं कि ये जो एलसीएम है वो एलसीएम नहीं है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, जो हमने बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल और हेक्सा में पढ़ा था, ये जरा डिफरेंट है, वहां पे रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, ये वो आपके पास एलसीएम का मेथड है जो आप नॉर्मली मैथ में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें 1,1 है, क्योंकि 2 नंबर इक्वल हैं तो आपको पता है इसका एलसीएम 1 ही आएगा, 1 into 1 और 1 into 1। ठीक है, तो ये भी हमने अब फ्लो चार्ट में देखेंगे कि क्या ये अगर 2 इक्वल नंबर्स आ जाए तो क्या हो सकता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं जो अगर 2 डिफरेंट नंबर्स हो, 2, 3, एक 2 है और एक क्या है बेटा 3 है। अब यहाँ पे 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पे 3 नहीं होता तो 3 को वैसे ही लिख देना है आपने। ठीक है, ठीक हो गया। अब पता है आपको ये 3 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब लाजमी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो 3, 1 वैसे ही रहा और यहाँ 3 into 1 3। तो आपको पता है एलसीएम कैसे आता है, जब आप इन दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 into 3 is equal to 6। ठीक है बेटा, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अगर हम पहले 3 लिख दें और बाद में 2 लिख दें, फिर भी आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये सेम चीज नहीं है। अब कंप्यूटर को बेटा ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी छोटी है। इसके लिए बेटा हम ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं 3 और फिर लिखते हैं 2। ये जरा डिफरेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब आंसर सेम आएगा, बस ऑर्डर चेंज किया है मैंने। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह होगा, बस वैल्यूज में आपको दोबारा लिखवा रहा हूँ। 3 वैसे ही लिख दें क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा 2 पे, और 2 into 1 2। इसी तरह 3 और 1 इस तरह ही आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आंसर फिर भी आपको पता है 6 ही आया है। ठीक है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम यहाँ आती है कंप्यूटर में कि हमने तो देख लिया कि फर्स्ट करें ये जो 3 है ये डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन कंप्यूटर ने एक एक वैल्यू को देखना पड़ता है। तो कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ेगा एक एक स्टेप पे कि तुम मॉड लो। जाहिर है यहाँ मॉड ही फंक्शन यूज होगा, आपको पता लग रहा है डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ मॉड फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे एक एक स्टेप पे क्या मॉड का आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता।
अगर वो 0 के इक्वल आर है, इसका मतलब वो नंबर तो डिवाइड हो गया है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे थे। अगर मॉड 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो अब क्या करें, यहाँ पर फिर बेटा हमें वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट फ्लो चार्ट में i इक्वल टू i+1 किया था, तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि वैल्यू अपडेट हो, क्योंकि हम तो देखने से बता रहे थे भाई 2 पे नहीं हो रहा तो जाहिर है अब 3 पे होगा, लेकिन कंप्यूटर को कैसे लगेगा पता, कंप्यूटर को हम कैसे लगवाएंगे पता बेटा, जब हम वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम i+1 करेंगे, फर्ज करें i की वैल्यू 2 है, तो i+1 करेंगे तो वो 3 पे जाएगा, 3 के लिए करेगा चेक क्या वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बेटा काम जो हमें यहाँ से बड़ा सिंपल लग रहा है, फ्लो चार्ट में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब समझ आ जाएगी एक एक स्टेप पे तो आपको यही फ्लो चार्ट सबसे आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर कंडीशन के लिए देखेंगे क्या वो फ्लो चार्ट सही रन करता है या नहीं करता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे 3,2 से, फिर देखेंगे 2,3 से, और आखिर में हम देखेंगे 1,1 से, ठीक है। मैं तीनों आपको एग्जांपल्स विद वैल्यूज करके देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको करता हूँ अरेज, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं स्टार्ट सिंबल आपको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब बहुत बार यूज किया है। इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2, यहाँ पे उसने कहा नहीं है क्या आपने वेरिएबल लेना है, तो आप वही ले लें जो आप सिंपल लेते हैं n1 और n2। आप इसी जगह ab लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2, ये वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है। अब बेटा आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है जो मैंने आपको बताया था, जो मैं पहले मैंने एग्जांपल दी 1,1 की, क्या वो जो 2 नंबर्स आप इनपुट कर रहे हैं क्या वो इक्वल है, नहीं है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये चीज हमें करनी है पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे कंडीशन, हम लगाएंगे ग्रेटर देन की कंडीशन, ठीक है। क्यों, इससे क्या होगा फायदा में कि जब हम ग्रेटर देन की लगा देंगे तो जो लेस देन की है वो भी हो जाएगी फॉल्स, और जो इक्वल वाली है वो भी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि पहला नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, फर्स्ट के हमने लगाया है इफ या इज n1 इज ग्रेटर देन n2, तो अगर हमने नंबर दिए हैं 3 और 2 तो n1 में 3 जाएगा, n2 में 2 जाएगा, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी 2, उसके मुताबिक हम फ्लो देखेंगे। फिर अगर हमने n1 को रखा है 2, n2 को रखा है 3, तो वो कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि हमने जो यहाँ लगानी है अभी कंडीशन। चले मैं स्टार्ट ही करता हूँ उसी तरह, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। यहां पे बेटा अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो अब यहां करें पुट n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 2। अब बताएं क्या ये कंडीशन बेटा ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या करेंगे, यस और नो लिखेंगे। तो सिंपल है, यहां पे लिखें यस और यहां पे लिखें नो, एरो लगाते हैं अभी हम, यहां पे हमने लिख दिया है नो, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने बेटा एरोस को करना है डाउन, यहां पे आपने बेटा प्रोसेसिंग करनी है। अब प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, प्रोसेसिंग इस तरह करनी है बेटा कि चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन, मतलब या ये यस हो या ये नो हो, दोनों सूरतों में बेटा आपने किसी एक तीसरे वेरिएबल में या एक नए वेरिएबल में इन दोनों की वैल्यूज को स्टोर करवाना है। ये क्यों कर रहे हैं बेटा, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में जाके कंपेयर करें या मॉड यूज करें, फंक्शन या मॉड ऑपरेटर यूज करें, देखने के लिए क्या ये 2 नंबर जो हमने इनपुट दिए हैं क्या इनका ये डिवाइड होते हैं आपस में, और फिर उनका एलसीएम क्या आएगा, ये सब अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करना है, एक प्रोसेसिंग सिंबल को इंसर्ट करना है और जो भी वैल्यू है n1 और n2 की उसको इसमें स्टोर करवा देना है। किस तरह होगा, कोई भी ले लें वेरिएबल, हम ऐसा करते हैं हम i वाला वेरिएबल ले रहे हैं शुरू से, तो i वाला ले लें वेरिएबल, i इज इक्वल टू n1, यहां पे n1 लिखना है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाए तो फिर i इज इक्वल टू n2, ये भी हम बेटा अभी देखेंगे बाद में, पहले हम ये वाली देख लें, ठीक है। अब बताएं मुझे क्या है हमारी कंडीशन, ट्रू है, n1 बड़ा है n2 से, यस कंडीशन ट्रू। क्या होगा, n1 की जो भी वैल्यू है वो i में स्टोर हो जाएगी। n1 की क्या वैल्यू है, n1 की वैल्यू है 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, और i की वैल्यू जाहिर है जो यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगी, मैं एरो डाल रहा हूँ इस तरह, तो ये 3 हो गया, मतलब जो भी n1 की वैल्यू है वो स्टोर हो गई i में जाके। अब याद रखना है आपने i की वैल्यू क्या है बेटा, 3 वैल्यू i की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब बेटा आपने देखा है कि i की वैल्यू क्या हो गई है 3, ठीक है। इस वक्त हमारी जो कंडीशन है वो चल रही है यस। अब हमने ऐसा कुछ काम करना है कि ये दोनों जो फ्लो हैं वो रन हो, मतलब दोनों का मतलब इस तरह कि ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो। अभी हम फ्लो देख रहे हैं यस वाला, तो हम पहले ये फ्लो कंप्लीट करते हैं। किस तरह होगा,
एक लाइन लगाएं, यहां भी, ठीक है। और यहां पे अब क्या करना है आपने, अब यहां पे अगर बेटा आपने डिसीजन करना है, क्योंकि मैंने बताया था डिसीजन होगा कि मॉड क्या आंसर 0 के इक्वल है या नहीं है, तो वही काम जो हमने आई थिंक फ्लो चार्ट नंबर 2 में किया था, लीप ईयर वाले में, जहां पे हमने एक कनेक्टेड सिंबल यूज किया था, तो वही काम यहाँ करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं वो 2 निकल रही हैं, एक ही प्रोसेसिंग सिंबल, मतलब सिंबल तो 2 है लेकिन वो एक ही जगह नीचे जा रहे हैं, मतलब डाउन जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को ज्वाइन, दोनों को पहले साथ नहीं मिलाना, बस पास लेके आ जाएं, और अब हमने यहाँ क्या करना है बेटा, वही सिंबल आपको पता है कनेक्टेड सिंबल, वो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बेटा अगर आंसर ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो, तब भी इसने यहाँ जाना है, कंडीशन फॉल्स हो तब भी ये स्टेप करके उसने यहाँ जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, कनेक्टर सिंबल, और एरो हेड बड़े ध्यान से लगाने हैं, ये वाला फ्लो इधर जा रहा है और ये वाला फ्लो इधर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे एरो लगाते हैं और क्या करना है हमने, अब डिसीजन करना है। क्या करना है, डिसीजन इज आई मॉड n1 इज इक्वल टू 0। क्या जो i में वैल्यू पड़ी है और n1 में, क्या उनके मॉड का आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अब यहाँ पे बेटा आपके पास, आपको बताया जब डिसीजन सिंबल लगाया है तो यहाँ पे भी 2 आपके पास एरोज होंगे, एक यस और नो, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं यस, ठीक है, और यहां पे ड्रॉ करते हैं नो। अब बेटा देखें, हम ऐसा करते हैं, पहले वैल्यूज करते हैं पुट, ताकि हम यहां तक फ्लो समझ सकें, फिर आगे ड्रॉ करेंगे। चलें यहां आते हैं वापस। अब यहां तक हमने फ्लो समझ लिया, अब यहां पे आएगा फ्लो चार्ट, इस सिंबल से यहां पे आएगा। अब देखें आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, n1 की वैल्यू क्या है 3, तो मुझे बताएं क्या 3 mod 3 का आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। 3 mod 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 और यहाँ पे भी 3, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर क्या है हमारा आंसर 0, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन बेटा ट्रू हो गई है तो क्या होना चाहिए आगे, आगे बेटा आपने n2 से भी देखना है, क्या n2 का मॉड i से जब आप लेंगे या i मॉड n2 लें, क्या उसका आंसर भी 0 के इक्वल आता है या नहीं आता, तभी बेटा ये एलसीएम आप ले सकेंगे, तभी ये कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे, चले मैं साथ साथ इसको जो हम मैथ में करते हैं वो भी करता हूँ, 2,3 2 1 1 और यहाँ पे 1, मतलब ये आपको मैंने मैथ का भी एक बार बता दिया दोबारा। अब यहाँ से आप देखें बेटा, ये तभी कंप्लीट होता है जब 1 आता है, 1 तभी आता है जब वो डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 इसलिए आए क्योंकि 3 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या n1 मॉड अगर आ गया है 0 के इक्वल, ठीक है। अब ये भी देखें क्या i मॉड n2 भी 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डिसीजन सिंबल लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे इज i मॉड n2 इज इक्वल टू 0, क्या इसका आंसर 0 के इक्वल है या नहीं है। यहां पे भी आपको बताया 2 होंगे, एक यस और एक नो, यहां पे लिख देते हैं यस, ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं नो, ठीक है। अब हम इसको जरा यहां तक फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक हम पहुंच गए थे, i मॉड n1 का आंसर, i की वैल्यू 3 n की वैल्यू 3, दोनों का आंसर आपको पता है, मॉड लेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। अब आगे आए, i की वैल्यू क्या है बेटा 3, n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये देखिए n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब मुझे बताएं क्या 3 मॉड 2 का आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं आता, देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता लग गया होगा, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, रन, नो रन होगा। अब नो के लिए हम क्या करें बेटा, नो के लिए अब वही काम जो मैंने बताया था आपको, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। अब कैसे करना है वो इंक्रीमेंट, अब वो इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रोसेसिंग सिंबल, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी बड़े ध्यान से लगाना है, कैसे, क्योंकि बेटा अभी तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो डिसीजन सिंबल था ये हो गया था यस,
अगर ये ना होता यस तो फिर क्या करते, अगर वो नो पे जाता तो हमें कोई ना कोई वैल्यू वहां भी इंक्रीमेंट करनी पड़ती। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक कनेक्टर सिंबल, और फिर क्या करेंगे, इन सब लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, खासतौर पे ये वाली, ठीक है, और यहां से एक लाइन निकालते हैं। यहां पे हम लिखते हैं, इसको मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं, यहां पे अब लिखते हैं हम i इज इक्वल टू i प्लस 1, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बेटा इसको हम यहां से एरो आप ऐसा करें, यहां पे लगा दें, क्योंकि ये फ्लो चार्ट यहां जाएगा फिर, ठीक है। अब यहां पे अभी भी फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा अभी हमने ये वाला एरो नहीं कहीं मिलाया। इसके लिए क्या करें, जैसे हमने आई थिंक लास्ट फ्लो चार्ट में भी किया था फैक्टोरियल वाले में, इसी तरह करना है आपने, दोबारा करना है डिसीजन, तो इसको यहां पे लेके आए इस लाइन को, और इसको इसके साथ आके क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये बेटा हमने यहाँ पे फ्लो थोड़ा सा कंप्लीट किया, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब देखते हैं जहां तक हम पहुंच गए थे, 3 mod 2 का आंसर 0 के इक्वल नहीं आता। कंडीशन क्या हो गई, नो। जब कंडीशन नो है मतलब फॉल्स है, यहाँ पे आएगा ये सिंबल, इसको लेके जाएगा इधर, क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया, 4। आई की वैल्यू क्या हो गई है, 4। ये 4 जाएगा इधर, मैं इसलिए 4 का एरो यहां लगा रहा हूं, ये 4 जाएगा इधर, ठीक है। ये वाला 4 ये ना समझिएगा फ्लो लाइन है, ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ये बाद में अरेज भी कर दूंगा। ये 4 जा रहा है इधर, यहां पे आएगा डिसीजन सिंबल में, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 4, क्या हो गई है, 4। तो 4 mod n1 की वैल्यू तो वही है जो शुरू में दी हुई थी 3, 4 mod 3, बहुत आसान है, 4 यहां पे लिख दें 3 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब बेटा आप देख रहे हैं कि i की वैल्यू तो 4 है, n1 की वैल्यू 3 है, तो जब डिवाइड किया हमने मॉड लिया तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0 को इक्वल आया, क्या नहीं आया, 1 आया। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फिर फॉल्स हो गई, नो हो गई, ठीक है। अब बेटा जब नो हुई तो यहाँ पे आएगा ये सिंबल, इसको फिर यहाँ लेके जाएगा। अब i की वैल्यू क्या है हमारे पास, लास्ट थी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब ये i की वैल्यू 5 जो है ये दोबारा यहाँ आएगी, i की वैल्यू हो गई है 5 mod n1, 5 mod n1 या मतलब 5 mod 3, 5 3, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये अब आपको पता है, मैंने इसलिए इतना साफ नहीं लिखा, ये आपको पता लग रहा है, रिमाइंडर आ रहा है अभी भी। तो इसका मतलब फिर हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ आएगा, फिर ये इसको यहाँ लेके जाएगा, i प्लस 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये 6 जाएगा ऊपर, दोबारा होगा डिसीजन। अब i की वैल्यू हो गई है 6 mod 3, 6 mod 3 यहाँ कर लेते हैं, वैसे आपको पता है 0 को इक्वल आएगा आंसर, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आएगा यस इज i mod n2। अब देखिए i की वैल्यू क्या हो गई है, 3 नहीं है बल्कि i की वैल्यू अब क्या हो गई है बेटा, आखिरी वैल्यू थी i की 6 mod n2 की वैल्यू क्या है, स्टार्ट से 2 ही है, तो यहाँ पे करते हैं 6 mod n2, यहाँ पे आएगा 6 और n2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई है। अब मुझे बताएं यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 इंटू 3 क्या आता है, 6। अब मुझे बताएं क्या i की वैल्यू 6 हो गई है, यस i की वैल्यू 6 हो गई है। जब i की वैल्यू 6 हो गई है तो क्या कर दें, प्रिंट कर दें। क्या प्रिंट करेंगे, i जो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहां पे लिख दें सिंपल प्रिंट i, क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट i, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा बस लास्ट में क्या करना है आपने, एंड या स्टॉप जिसको आप कहते हैं, ठीक है, स्टॉप कर लें या एंड कर लें। अब बेटा लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ i की वैल्यू 6, ठीक हो गया। ये हमने फर्स्ट फ्लो किया, मतलब फर्स्ट हमने किया इसकी कंडीशन का मतलब एक हमने अप्लाई किया इस पे कि 3n1 बड़ा है और n2 क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हम करते हैं n2 बड़ा और n1 छोटा हो, ठीक है। n1 की वैल्यू करते हैं 2 और n2 की वैल्यू करते हैं हम 3, ठीक है। इससे पहले आप एक बार ये फ्लो समझ लें
क्या हुआ है। अब बेटा आप ये कह रहे हो कि सर आपने प्रिंट आई यहाँ पे आगे क्यों किया, इसलिए किया बेटा क्योंकि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी प्रिंट हमें करना चाहिए आई की वैल्यू, क्योंकि तभी पता लगेगा कि आई मॉड n1 और आई मॉड n2 का आंसर 0 के इक्वल है, मतलब उनका मॉड 0 के इक्वल है या मॉड 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू को। ठीक हो गया, ये बेटा आपने कर लिया। अब मैं करता हूं n1 की वैल्यू मैं कर रहा हूं बेटा अब 2 और n2 की वैल्यू कर रहा हूं मैं 3। अब गौर से देखें सारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगी। ठीक है, इसलिए मैं इन सबको क्या कर रहा हूं, अरेज कर रहा हूं ताकि मैं दोबारा यहाँ लिख सकूं। ठीक है, ये एरोज मैं फिलहाल नहीं कर रहा, एरोज अभी हमें काम देंगे इधर। ठीक है, बाकी वैल्यूज मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये भी चेंज कर देते हैं फिलहाल। अब बेटा देखें गौर से n1 की वैल्यू अब क्या है, n1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है अब 2 और n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है। पहली जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या रन होगा, ये वाला नो। जब नो रन होगा तो n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, 3 स्टोर हो जाएगा कहाँ पे जाके आई में, आई की वैल्यू भी क्या हो गई अब 3 हो गई। ठीक है, अब ये फ्लो रन नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ये सिंबल मिलेगा इसको, ये सिंबल इसको लेके जाएगा नीचे। इज आई मॉड n1 इज इक्वल टू 0, देख लेते हैं आई की वैल्यू क्या है 3, n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू हमने यहाँ लिख रहा हूं मैं 2 है, वैसे हमने यहाँ पे लिख दी थी, यहाँ पे नहीं लिखते कंफ्यूज ना हो जाए, इधर ही रहने देते हैं 2। क्या 3 मॉड 2 का आंसर 0 के इक्वल आता है, नहीं आता, हम यहाँ सारा देख चुके हैं। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, आपको अब जुबानी याद होना चाहिए। 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये कंडीशन हो गई नो। जब ये कंडीशन नो हुई मतलब फॉल्स हुई तो यहाँ पे आएगा, ये इसको यहाँ लेके जाएगा i + 1, आई की वैल्यू 3, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये फिर ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 4। 4 मॉड n1 मतलब 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 4 2 पे डिवाइड हो जाता है। जब कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आएगा इज i मॉड n2 इज इक्वल टू 0, देख लेते हैं i की वैल्यू है 4, n2 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या 4 मॉड 3 0 के इक्वल आता है, नहीं आता, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे लेके जाएगा इसको, ये इसको ऊपर लेके जाएगा। i + 1, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, अपडेट हो गई आई की वैल्यू 5 ऊपर जाएगा, दोबारा इसमें आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले डिसीजन में 5 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स, दोबारा इधर आएगा, फिर यहाँ से लेके जाएगा इसको ऊपर i + 1, आई की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास 5 + 1 इज इक्वल टू 6, अपडेट होगी अब वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये सारा ऊपर से। ठीक है, अब हम यहाँ पे 6 लिख लिया, 6 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन हो गई ट्रू, 6 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आएगा। अब बताएं आई की वैल्यू क्या है 6, n2 की वैल्यू क्या है, स्टार्ट से 3 है, तो 6 मॉड 3 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे आएगा। अब आई में क्या पड़ा हुआ है बेटा आखिरी वैल्यू 6, तो ये अभी भी स्क्रीन पे 6 ही प्रिंट होगा। आपने देख लिया 2 3 या 3 2 दोनों का एलसीएम क्या आता है बेटा 6 ही आता है। ठीक है, मैंने ऑर्डर भी चेंज करके दिखा दिया आपको। अब लास्ट रह गए अगर हमारे पास सेम नंबर्स हो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ वैल्यूज को। यहाँ पे बेटा n1 की वैल्यू करते हैं हम 1 और n2 की वैल्यू भी क्या करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा, 2 2 कर लेते हैं दोनों, 2 और 2, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 तो आपको वैसे भी पता है, 2 2 देख लेते हैं, वैसे भी इसका आंसर आपको पता है बेटा 2 2 का एलसीएम 2 ही आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अब देखते हैं n1 की वैल्यू क्या है 2, n2 की वैल्यू क्या है 2। अब देखें जरा बेटा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। क्यों, क्योंकि n1 बड़ा नहीं है n2 से। ठीक है, असल में वो दोनों इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन हमने बेटा लगाई नहीं है। यहाँ पे अब आपने देखना है ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे आएगा n2 की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू भी हो गई 2, यहाँ पे आएगा ये सिंबल इसको नीचे लेके जाएगा। i मॉड n1, आई की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी 2 है, तो 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ लेके आएगा इसको। अब देखें आई की वैल्यू क्या है 2, n2 की वैल्यू क्या है 2, तो क्या 2 मॉड 2 का आंसर 0 के इक्वल आता है, यस कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट आई में क्या पड़ा हुआ है 2, और यही बेटा एलसीएम होता है, 2 और 2 का एलसीएम आप देख भी ले 2 ही आता है, 2 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1, और अगर ये भी करना स्टेप आप ये भी कर लें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2।
तो हमने ये फ्लो चार्ट से भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया। ठीक है, मैंने आपको इक्वल नंबर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब अगर पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो या पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, मैंने दोनों लिहाज से और इक्वल नंबर्स के लिहाज से आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये हमने हर तरह से अब देख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना लास्ट फ्लो चार्ट जो है इनपुट आ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर। उसके लिए मैं पहले इसको करूंगा अरेंज। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये लास्ट फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट फ्लो चार्ट। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फ्लो चार्ट्स में जो मैंने लाइंस लगाई थी वो मैं अरेज कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा लाइंस थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा लाइंस थी और ये कुछ वैल्यूज़ भी हैं, वो भी आप खुद ही देख लीजिएगा। बाकी वैल्यूज़ आपको पता ही है, आप खुद पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमने रेफर किया था। एक बार बेटा मैं और बता दूं, इन दोनों फ्लो चार्ट्स के लिए, बल्कि सारे फ्लो चार्ट्स के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मुख्तलिफ फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। शायद ये भी मिल जाए एग्जैक्ट वेरिएबल्स चेंज हो, या मुख्तलिफ नोट्स में भी आपको इस तरह के फ्लो चार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कहना कि सर वहाँ भी मुझे यही मिला था या मैं नोट से हेल्प लूँ या ना लूँ, मतलब आप ले सकते हैं हेल्प। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चाहे आप यही फ्लो चार्ट सेम कर लें, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे आपके तो आप जो मर्जी फ्लो चार्ट बना दें, उसका आंसर बस सेम आना चाहिए हर एक फ्लो चार्ट का। ठीक है, चाहे आप वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ कर लें, कहीं सिंबल को डिफरेंट यूज़ कर लें, लॉजिक डिफरेंट लगा लें, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे मिलेगा इस तरह का फ्लो चार्ट। काफ़ी लोगों ने इसी तरह फ्लो चार्ट समझाया है। ठीक है, आप वैसे नहीं समझ आए तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि शायद कोई और अच्छा मेथड, इससे भी अच्छा आपको मेथड अगर समझ आ जाए, वो भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि जो मैंने कहा है वही सही है, आप और भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस फ्लो चार्ट पे। लास्ट है हमारा फ्लो चार्ट, उसके बाद एक एक्टिविटी रह जाएगी, इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स। आपने एक नंबर इनपुट करना है और उसके फैक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है। अब बेटा एक नंबर हम कोई भी ले लेते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बेटा सिंपल, आप देखें मैथ में आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि वो नंबर किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट करें अगर हम एक नंबर ले रहे हैं 4, तो 4 के क्या होते हैं बेटा फैक्टर्स? 4 के फैक्टर्स होंगे, एक होता है वो 4 पे, खुद अपने टेबल पे आपको पता है वो डिवाइड होता है। 1 पे भी इतना होता है डिवाइड, ये 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, और ये 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके कितने हैं बेटा फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो ये हमने इस प्रोग्राम में और इस फ्लो चार्ट में करना है। फर्स्ट करें, नंबर 6 है हमारे पास। 6 आपको पता है एक तो जाएगा 6 पे, 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा और 3 पे भी जाएगा। तो इसके कितने हो गए फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स हो गए। 4 के कितने थे फैक्टर्स? 3 से फैक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए हम जो एग्जांपल करेंगे अभी इस फ्लो चार्ट में वो 4 के लिहाज से करेंगे। हम 4 के देखेंगे क्या इस फ्लो चार्ट से वाकई 3 फैक्टर्स निकलते हैं या नहीं निकलते। ठीक है, तो ये हमने अब कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस फ्लो चार्ट को। इसको मैं करता हूँ अरेज। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट नंबर n। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, असल में ये नंबर वेरिएबल नहीं है, ये n वेरिएबल है। नंबर समझे आपने एक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये वैसे आपको बता देता हूँ, जब स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है ना एंटर अ नंबर, तो समझे ये वही है एंटर अ नंबर या नंबर। ठीक है, n असल में यहाँ यूज होगा एज अ वेरिएबल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जैसे हमने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में किया था, इस एक वेरिएबल से हमारा काम नहीं चलेगा, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए एक तो वेरिएबल हमें पता है n, जो नंबर है जाहिर है, जिसके हमें चाहिए फैक्टर्स। एक हम बेटा वेरिएबल और भी इंसर्ट करेंगे उसमें, वो वही कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं हर फ्लो चार्ट में, आई कर लेते हैं। ठीक है, आई से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे आप कोई भी ए बी सी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई एक वेरिएबल लेंगे, उसका काम क्या होगा? वही काम जो फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में था या इस प्रोग्राम में था या इस फ्लो चार्ट में था कि बेटा उसने वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीमेंट करवाना है और चेक करना है क्या वो नंबर उस आई से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले i इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको वहां बताया था, यहां भी इसी तरह करना है आपने, i इज इक्वल टू 1। i की वैल्यू क्या रख दी हमने? शुरू में 1 रखी है। ये क्यों रखी है i की वैल्यू 1, ये आगे जाके आपको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने? डिसीजन सिंबल बेटा अब यूज करना है। अब आपने ये देखना है क्या जो नंबर आपने एंटर किया है क्या वो i से छोटा है या इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इज i इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं इज i is less than equal to n। यहाँ भी बेटा वही काम होगा जो हमने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में किया था, पहले yes की लॉजिक देख लेंगे, बाद में no की देख लेंगे। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें ये कंडीशन हमारी yes है तो क्या हो, और अगर no है तो क्या हो। ठीक है, अब बताएं मुझे बेटा, फर्स्ट करें इस वक्त n की वैल्यू आपके पास है, बल्कि मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ।
n की वैल्यू बेटा हमने 4 रख दी है क्योंकि हमने 4 से ही करना है एग्जाम्पल। अब अगर मुझे बताएं इस कंडीशन के मुताबिक i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? 1 है और n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 1 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये कंडीशन कब बेटा फॉल्स होगी? ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस फ्लो चार्ट को क्या कर देंगे? एंड करवा देंगे। क्यों एंड करवाएंगे बेटा? क्योंकि आपको पता है 5 तो फैक्टर है ही नहीं 4 का, ठीक है। और ये इस तरह भी आप समझें कि हमने ये तब तक कंडीशन रन करवानी है जब तक हमारी i की वैल्यू या इक्वल हो या छोटी हो n के, ठीक है। अब अगर कंडीशन हमारी ये ट्रू है जो इस वक्त है, तो अब क्या करें? हम अब क्या करेंगे बेटा? मॉड फंक्शन, वही जो मॉड बेटा यूज कर रहे हैं हम इतने फ्लो चार्ट्स में, वो यूज करेंगे। वो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा बेटा कि आप यहाँ पे लिखें एक और डिसीजन सिंबल, यहाँ पे आपने ये करना है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं इज, उसी तरह जैसे हम पहले करते हैं n मॉड i इज इक्वल टू 0, वही काम जो बेटा हम लास्ट फ्लो चार्ट में भी देखा, उससे लास्ट में भी देखा, तकरीबन हर फ्लो चार्ट में हमने मॉड फंक्शन यूज किया सिवाय फैक्टोरियल के, ठीक है। बाकी 4 में हमने यूज किया, ठीक है। n मॉड i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बेटा अब 2 होंगी कंडीशन, या होगा यस या होगा नो। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस और यहाँ पे लिख देते हैं नो। अब 2 नो हो गए हैं और 2 यस हो गए हैं। 2 नो अभी हमने फिलहाल यूज नहीं किया है, वो हम बाद में करेंगे। 2 यस हमने यूज कर लिया, उनमें से एक कर लिया, दूसरा अब हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या हो, यस हमने लिख दिया है। अब एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई ऊपर वाली, नीचे वाले भी अगर ट्रू है तो क्या होगा? पहले देखते हैं नीचे वाली ट्रू हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो वैल्यूज करते हैं इसमें पुट। क्या करें? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, i की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, i की वैल्यू क्या है? 1, तो 4 मॉड 1, क्या बेटा 4 डिवाइड हो जाता है? जी 4 डिवाइड हो जाता है। अब अगर 4 डिवाइड हो जाता है तो क्या करें? सिंपल बेटा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दें? प्रिंट करवा दें। क्या प्रिंट करवाएं? जो भी वैल्यू हमारे पास स्टोर है i में, और i में क्या स्टोर है? 1, तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रिंट i, ठीक है, प्रिंट i, ठीक है बेटा। अब हमने ये प्रिंट i करवा दिया, ठीक है। हमने एक एक स्टेप पे वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। i की वैल्यू क्या है हमारे पास? इस वक्त 1 है, मैं ऊपर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा क्या बताएं, कंडीशन ट्रू तो हो गई है, अब क्या फ्लो चार्ट एंड हो गया? नहीं, अभी फ्लो चार्ट एंड नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने 4 के आपको बताए थे फैक्टर्स, वो क्या थे? 1 था, 2 था और एक 4 था। तो 1 तो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, तो मैं इसलिए यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। 1 हमने कर लिया, ठीक है, या 1 पे हम टिक कर देते हैं, ठीक है। अभी भी 2 और 4 रहते हैं। अभी 2 और 4 किस तरह आएंगे? ये 2 और 4 तभी आएंगे जब आप इस i की वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे इंक्रीमेंट? वही जैसे हमने यहाँ किया था उसी तरह हमने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करते हैं i की वैल्यू को, तो यहाँ लिख दें i इज इक्वल टू आई प्लस 1। क्या हम ये करेंगे? i इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ बेटा आपने i प्लस 1 नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे तो अगर ये कंडीशन नो हुई, तब अगर हमें जरूरत पड़ी कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है ज्यादातर सिंबल्स में, तकरीबन हर सिंबल्स में बल्कि एक लाइन एंटर हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। अगर 2 करवानी है तो क्या यूज करें? ये सिंबल हमने यहाँ ड्रॉ किया था, कनेक्टर सिंबल। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? कनेक्टर सिंबल। क्यों? क्योंकि हमें शायद 2 बार वैल्यूज अपडेट करवानी पड़े। 2 बार का मतलब है कि अगर यस कंडीशन हो तब भी अपडेट करवानी है, और अगर नो कंडीशन हो शायद तब भी जरूरत पड़े हमें वैल्यू को अपडेट करवाने की। अभी हम देखेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, अभी आपको पता लगेगा फायदा कनेक्टर सिंबल का, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ कनेक्टर सिंबल, ठीक है, और इसको यहाँ लेके जाते हैं, इसी तरह इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे करते हैं उसी तरह i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब बेटा उसी तरह यहां पे आप क्या करें? इसको ऊपर लेके जाएं, अब इसको इसके साथ आप ज्वाइन कर दें जैसे आप पिछले फ्लो चार्ट्स में आपने किया था, ठीक हो गया। तकरीबन वही चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पे ये चेंज है कि 2 डिसीजन सिंबल एक साथ यूज हो रहे हैं, मेरे एक के बाद एक, ठीक है। अब आप आगे देखें, यहाँ पे प्रिंट आई हो गया, मतलब स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया। जब ये हो गया तो दोबारा आएगा इस सिंबल पे, कौन सा सिंबल? कनेक्टेड। अभी हमने नो वाला नहीं किया, इसलिए अभी उसको करना है कंप्लीट हमने, पहले इसको देख लें। यहाँ पे अब जाएगा ऊपर, यहाँ पे एरो लगा दें i प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू हमारे पास है बेटा 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगी बेटा? आई की वैल्यू अब 2, ये 2 जाएगा ऊपर यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2,
क्या 2 छोटा है या इक्वल है 4 से? इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 4? यस, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा इस डिसीजन सिंबल में। यहाँ पे अब देखते हैं n की वैल्यू क्या है 4, i की वैल्यू अब क्या हो गई है 2, तो 4 mod 2 इज इक्वल टू 0। यस, कंडीशन ट्रू है। अब मैं वो ड्रॉ नहीं करा, आपको पता है कि 4 2 पे डिवाइड हो जाता है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा प्रिंट i में क्या पड़ा हुआ बेटा 2 पड़ा हुआ है, तो ये 2 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमने कर लिया, टिक कर लिया इसको, 2 भी फैक्टर है 4 का। ठीक है, नेक्स्ट बेटा नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये i की वैल्यू ऊपर जाएगी फर्स्ट डिसीजन सिंबल में। क्या 3 छोटा है या इक्वल है 4 से? यस, कंडीशन ट्रू। 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। यस, अब आगे बेटा n की वैल्यू 4 ही है, i की वैल्यू क्या हो गई है 3, 4 mod 3 इज इक्वल टू 0, नो। यहां पे बेटा आप कंडीशन हमारी क्या हो गई है फॉल्स हो गई है। अब क्या होगा, अब बेटा आपको आएगा फायदा नजर इस कनेक्टर सिंबल का। अब क्या करें हम, देखें जब कंडीशन अब नो हो गई है, अब क्या करें, किसके साथ ज्वाइन करें? आपको i की वैल्यू 3 नहीं चाहिए, आपको i की वैल्यू 4 चाहिए, ये अपडेट करनी है आपने वैल्यू। तो क्या करें, सिंपल बेटा इस जो फ्लो लाइन है इसको इसके साथ आपस में ज्वाइन कर दें। तो क्या होगा देखिएगा, अभी इसको इसके साथ यहां पे आके ज्वाइन कर दें और एरो हेड लगा दें। अब क्या होगा देखें, n mod i क्या होगी हमारी कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स भी कोई बात नहीं, यहां पे आएगा इस सिंबल पे, ये सिंबल इसको ऊपर लेके जाएगा। i की वैल्यू क्या है, आखिरी वैल्यू 3 थी, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगी i की वैल्यू 4। ठीक है, अब जब i की वैल्यू जब बेटा 4 हुई है, अब हम यहां पे लेके जाते हैं इस वैल्यू को। i की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 4 और n की वैल्यू भी क्या है 4। अब बताए क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है बेटा, क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन, तो 4 नहीं है लेकिन इक्वल टू 4 तो है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, कंडीशन ट्रू है, इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो 4 mod 4 इज इक्वल टू 0। यस, कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलेगा, प्रिंट i में क्या पड़ा हुआ है 4, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा टिक हो गया। ठीक है, समझ आ गई। अब क्या करें, अब बेटा हमने दोबारा उसी तरह होगा, इसी तरह ये सिंबल इसको ऊपर लेके जाएगा, तो अब यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि अब i की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये 5 यहाँ आएगा। अब बेटा देखें क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं बेटा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4 असल में। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन नो हो गई। अब बेटा जब कंडीशन नो हो गई है तो क्या करें? अब आपको पता है 4 के जो थे 3 फैक्टर जो हमने प्रिंट करवा दिए, अब कोई काम तो है नहीं, तो अब फ्लो चार्ट को एंड कर दे। सिंपल, फ्लो चार्ट को एंड कैसे करेंगे, इस फ्लो लाइन को नीचे लेके आए और इसको यहाँ पे एंड सिंबल के साथ आके ज्वाइन कर दें, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये फ्लो चार्ट हमने बेटा कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। अब मैंने आपको ये फ्लो चार्ट भी इसी तरह जैसे मैंने आपको बाकी फ्लो चार्ट बताए वैल्यू से, उसी तरह मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आई की वैल्यू जो 1 है वो तो वही रहेगी जाहिर है, एन की वैल्यू को हम 1 रखते हैं। एन की वैल्यू को क्या रखते हैं हम 1 रखते हैं। अगर एन की वैल्यू बेटा 1 है तो क्या होगा, गौर से देखें। अब मैं इसको भी अरेज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोबारा देखना हो आपने अगर। ठीक है, इसको हम सबको अरेज कर रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है, एरोज भी अरेज कर दें। अब बेटा n की वैल्यू 1 है, अब इसको रन करते हैं। i की वैल्यू हमारे पास 1, n की वैल्यू भी 1। अब मुझे बताएं अब क्या होगा बेटा। अब देखें ये कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा n mod i, n की वैल्यू 1 और i की वैल्यू भी 1, 1 mod 1 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट i, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, 1 को मैं दोबारा लिख रहा हूँ सही तरह। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा ये सिंबल, इसको ऊपर लेके जाएगा, i प्लस 1, i की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। 2 ऊपर जाएगा फर्स्ट डिसीजन सिंबल में, i की वैल्यू 2, क्या 2 छोटा है या इक्वल है 1 से, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी बेटा तो कहाँ जाएगा ये नो, इसको लेके चला जाएगा प्रोग्राम के या फ्लो चार्ट के एंड पे। जब एंड पे लेके जाएगा तो आपको पता है स्क्रीन पे अभी भी क्या प्रिंट हुआ है, सिर्फ 1, तो आपको पता है 1 का फैक्टर 1 ही होता है, 1 सिर्फ अपने पे डिवाइड होता है, मतलब ठीक हो गया। तो इस तरह बेटा हमारा ये भी फ्लो चार्ट हमने वैल्यूज से कंफर्म कर लिया, मतलब समझ लिया हमने। ठीक है, इस तरह आपने फ्लो चार्ट ये ड्रॉ करना है। ठीक हो गया, ये हमारे फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के 5 फ्लो चार्ट से 5 के 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम इसी डे में अपने बस एक्टिविटी रह गई है, इसको मैं करता हूँ अरेज और फिर वो एक्टिविटी 1.12 हम स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.12 पेज नंबर 32। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आपने गौर से समझना है। डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फाइन अमाउंट फॉर पाकिस्तान मोटरवे। आपने एक फ्लो चार्ट करना है बेटा डिज़ाइन, ताकि आप कैलकुलेट करें फाइन अमाउंट फॉर पाकिस्तान मोटरवे। मैंने यही लिखा हुआ है थोड़ा सा इधर बोर्ड पे, ठीक है। अब जो फाइन होते हैं पाकिस्तान मोटरवे पे जो फाइन होते हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। उन्होंने एक खास टेबल दिया हुआ है। फाइन इज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम। ये टेबल में उसने बेटा दी हुई है कोडिंग स्कीम, इसके मुताबिक फाइन इम्पोज्ड होंगे, ठीक है, फाइन होंगे। इनपुट अ कोड एंड डिस्प्ले द रिस्पेक्टिव आउटपुट। आपने कोड को इनपुट करना है और रिस्पेक्टिव आउटपुट, जो भी उस कोड के रिस्पेक्टिव के रेलेवेंट जो आपकी आउटपुट होगी वो आपने प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, ठीक है। ये कोड आपको इस बुक पे नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ नहीं बनाया। मैं कोशिश करूंगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब साइड पे आपको ये जो टेबल है वो भी नजर आ जाए, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर मोर कोर्स विजिट nhmp.gov.pk। ये बेटा उनकी वेबसाइट है, पाकिस्तान मोटरवे की, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस उनकी वेबसाइट है। उसने कहा है कि अगर आपने और कोड्स देखने हैं तो इस वेबसाइट को विजिट करें। मेक अ फ्लो चार्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाय एडिंग मोर कोड्स। आप अपना फ्लो चार्ट और कॉम्प्रिहेंसिव और मतलब एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड बनाएं ज्यादा कोड्स ऐड करके, ठीक है। उस जो वेबसाइट बताइए उसको देख के। मेक योर एल्गोरिथम ऑन अ चार्ट। अब उसने क्या एल्गोरिथम भी बनाया बेटा। एल्गोरिथम वैसे इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसने कह तो दिया है चार्ट पे, लेकिन हम चार्ट पे तो नहीं बना रहे, हम तो बोर्ड पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एल्गोरिथम आज पूरा नहीं तो कम से कम हिंट दे दूंगा आपको कि किस तरह बनाना है, या आपको कोई रेफरेंस दूंगा बुक के पेज का कि वहां से आप हेल्प ले लें, या कोशिश करूंगा मैं आपको कंप्लीट यहाँ लिखवा दूं, ठीक है। देखते हैं अभी। डिस्प्ले योर चार्ट इन योर स्कूल और कम्युनिटी। आप अपना चार्ट जो बनाएंगे वो स्कूल और जो कम्युनिटी है वहां पे डिस्प्ले करें, मतलब इर्द गिर्द के जो लोग हैं या दूसरे लोगों को दिखाएं। फॉर फर्दर अवेयरनेस, और अवेयरनेस हो, आगाही हो इसके बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ऑन ट्रैफिक रिलेटेड क्राइम्स एंड देयर पेनल्टीज। अच्छा, अब उसने क्राइम्स भी दिए हुए हैं और पेनल्टीज भी दी हुई हैं, मतलब हर एक कोड के रिस्पेक्टिव एक क्राइम है और उसकी फिर पेनल्टी है, और इम्प्रिजमेंट भी है, मतलब कैद भी है। कितनी होती है कैद उस अगर आप कोड को वायलेट करें या उस रूल को वायलेट करें। रिस्पेक्टिव टीचर्स कैन रिक्वेस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू अरेंज अ ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन। वो कहता है जो टीचर्स हैं वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें कि वो इस तरह की ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करें या अरेंज करें उसको, ठीक है। फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए। स्टूडेंट्स कैन डिस्प्ले द चार्ट्स एज पार्ट ऑफ द कैंपेन। और स्टूडेंट्स ये जो आप अभी चार्ट या एल्गोरिथम, चार्ट पे एल्गोरिथम बनाएंगे या फिर आप जो फ्लो चार्ट अभी ड्रॉ करेंगे वो आप डिस्प्ले करें कम्युनिटी में जब अवेयरनेस कैंपेन चले, ठीक है। तो ये बेटा हमने काम, जो मेन काम है हमारा वो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। पहले हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, वो आपके लिए इजी होगा, तब आप एल्गोरिथम भी इजीली फिर राइट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है स्टार्ट एंड सिंबल, उसके बाद इनपुट कोड, ठीक है। ये आपको इनपुट करना है आपने हमेशा कोड। अब बेटा आपको पता है 1 2 3 4 5 6 डिसीजन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने टेबल में 6 रोज दी हुई है, मतलब 6 कोड्स हैं, A20, A21, A22, A23, A24 और A25। उसके आगे लिखा हुआ है ऑफेंस, मतलब क्या वो ऑफेंस है, क्या खिलाफ वर्जी है। अगर आप ये रूल तोड़ते हैं, कोड के रिस्पेक्टिव रूल बनाए हुए उन्होंने, तो ये ऑफेंस होगा, ये आप करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी। आगे दी हुई है रुपीज में पेनल्टी, और फिर इम्प्रिजमेंट मंथ्स में दी हुई है, ठीक है। तो ये हम सारा अभी लिखते हैं। सबसे पहले बेटा हम ऐसा करते हैं, तमाम डिसीजन सिंबल्स में कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह होगा बेटा, डिसीजन इज कोड A20। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना इज कोड इज A20, 2 बार इज नहीं आता इस तरह, ठीक है। सिंपल लिखना है इज कोड A20, ठीक है। अब यहाँ पे एक होगी नो कंडीशन और एक होगी यस कंडीशन, ठीक है। इसी तरह हर डिसीजन सिंबल के साथ आपने ये यस और नो की लाइन ड्रॉ करनी है। सिर्फ असल में करनी है यस की, क्योंकि नो की तो पहले ही ड्रॉ हुई भी है, ठीक है। मैं इसलिए हर सिंबल के साथ यहाँ पहले ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यस के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब लिखते हैं यस, यहाँ पे भी लिख देते हैं यस, यहाँ पे भी लिख देते हैं यस, और यहाँ पे भी लिख देते हैं यस, और ये लास्ट पे भी यस, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह, जैसे यहाँ पे लिखा है नो, तो इस तरह यहाँ भी लिख दें नो, यहाँ भी लिख दें नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। लास्ट वाला नो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है, जब फ्लो चार्ट हम एंड कर रहे होंगे। यहाँ पे अब लिख लें बेटा कोड इज कोड A21, ठीक है। इसी तरह इज कोड A22, इज कोड A23, इज कोड A24, इसी तरह इज कोड A25, ठीक है। ये हमने बेटा कंप्लीट कर लिया। अब हमने जो रिस्पेक्टिव आउटपुट है, मतलब जो प्रिंट है वो लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे एरो लगा दें, ठीक है, फ्लो लाइन है क्योंकि ये एक, और हर एक की अब रिस्पेक्टिव आउटपुट लिखनी है, वो आपने जो टेबल दिया हुआ उसने उसी से देख के लिखनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है A20 पे जो पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट है सिर्फ वो लिखनी है आपने। इस पे पेनल्टी है 1000 और इम्प्रिजमेंट है अप टू 6 मंथ। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट का बनाए पहले सिंबल, मतलब इनपुट आउटपुट सिंबल बनाए, आपने स्केल से ट्राई करनी है बनाए और थोड़ा सा हाइट में बड़ा हो गया, ठीक है। प्रिंट सबसे पहले आपने लिखना है, सबसे पहले लिखनी है पेनल्टी, तो प्रिंट कितनी है इसकी 1000 एंड इम्प्रिजमेंट, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं, बल्कि इसको यहां पे नहीं आएगा बेटा पूरा, इसको मैं नेक्स्ट में लेके जा रहा हूं, ठीक है। एंड के बाद यहां लिख रहा हूं इम्प्रिजमेंट, इसको मैं पहले क्लोज कर लूं, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स, आई थिंक, यस 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स। इसी तरह बेटा आपने 5 और बनाने हैं सिंबल और फिर उसके अंदर लिखना है जो उसकी पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब लिखें प्रिंट रुपीज, इसकी कितनी है पेनल्टी A21 की 500 to 1000, तो रुपीज 500 डैश डाल दें आगे और 1000 एंड इम्प्रिजमेंट, अगर आपको बोर्ड पे सही तरह नजर नहीं आ रहा तो आप बुक से देख लें, इम्प्रिजमेंट अप टू, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट है बेटा 6 मंथ्स की, यहाँ पे भी 6 मंथ्स की है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं इसके मुताबिक A22 के मुताबिक। A22 में क्या है, A22 में वो कहता है पेनल्टी 500 to 1000 और अप टू 6 मंथ, सेम है, मतलब A21 और A22 की सेम है। तो यहाँ पे लिख दे प्रिंट कितनी है इसकी रुपीज 500-1000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स। 3 हमारे बेटा कंप्लीट हो गए हैं, अब 3 ही रह गए हमारे, देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट है A23 की भी अभी देखते हैं, इसको ड्रॉ कर लें पहले, ये हमने ड्रॉ कर लिया, आपने स्केल से करना है, मेरा इतना एग्जैक्ट नहीं बन रहा। यहाँ पे अब लिखते हैं प्रिंट, इसकी देखते हैं अभी कितनी है पेनल्टी, इसकी पेनल्टी है बेटा रुपीज 1000 to 2000, तो लिखते हैं रुपीज 1000-2000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू, आई थिंक इसकी 1 मंथ है, नहीं इसकी भी 6 मंथ है, सॉरी इसकी भी 6 मंथ ही है, आखिरी 2 की 1 मंथ है, 6 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद A24 का भी आपने इसी तरह करना है, जो उसकी रिस्पेक्टिव पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट है वो लिखनी है। तो प्रिंट पेनल्टी रुपीज, इसकी है बेटा 1000 to 5000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू, देख लेते हैं इसकी 1 मंथ, इसकी 1 मंथ ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया लास्ट, इसकी भी इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे अब है बेटा वही है सेम, जो पिछले वाले की थी सेम है, ठीक है, तो वही लिख देते हैं प्रिंट पेनल्टी रुपीज 1000 to 5000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 1 मंथ। ये भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, इसको जरा ठीक कर लें यहाँ से। चलें, अब हमारा बेटा ये कंप्लीट हो गया है, मतलब जो हमने प्रिंट लिखना था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं इसमें। वो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, मतलब फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे तो हमने जो मेन चीज़ें सारी कर ली हैं, अब इसको एंड करना है। एंड किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, मैंने नहीं किया, कि आपने जो आपकी फ्लो लाइन है ज्वाइन करना है इस सिंबल के साथ, ठीक है। कोशिश करें सारी ज्वाइन हो रही हो, इस तरह बिल्कुल साथ ज्वाइन हो, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। ये भी तकरीबन साथ है, ये भी साथ है, ये साथ नहीं है, इसको भी साथ कर लें बिल्कुल, ठीक है, और इसको भी बिल्कुल साथ कर लें, ठीक है। अब बेटा नो, लास्ट कंडीशन ही लिखी मैंने, यहाँ पे लिख दिया नो, ठीक है, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं नो। ये क्यों लिखा है नो, अभी आपको आ जाएगी समझ, यहाँ क्यों लिखा है मैंने नो, ठीक है। अब बेटा इसके बाद फ्लो चार्ट को एंड कर दें, ठीक है। अगर जाहिर है जब कोई भी हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फ्लो चार्ट क्या हो जाए, एंड हो जाए या स्टॉप हो जाए, ठीक है। ये भी हमने यहाँ कर लिया। अब बेटा हमने ये वाला फ्लो सारा छोड़ दिया, ये अब कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट करें बेटा, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। इनपुट कोड की वैल्यू फर्स्ट करें A20 है। अगर A20 है तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो तो क्या रन हो, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट पेनल्टी रुपीज 1000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ठीक है, और इसको नीचे लेके जाएं और उसके साथ ज्वाइन करें। किसके साथ ज्वाइन करेंगे बेटा, अब आपको याद होगा मैं बताया था एंड सिंबल में और स्टार्ट सिंबल में एक लाइन एंटर होती है, तो एक लाइन एंटर हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन के साथ ज्वाइन करें, जैसे हमने फ्लो चार्ट नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कोशिश करें, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यहाँ से आके ज्वाइन करें,
ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं आई, इसको मैं दोबारा ठीक करता हूँ, थोड़ी सी ख़राब हो गई है। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लाइन आए, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, चलें, कोशिश किया मैंने, स्ट्रेट लाइन आ ही गई है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। लेकिन बेटा अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो क्या हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला रन होगा, इज कोड A21। अगर A21 है तो इसके मुताबिक ये प्रिंट होगा, तो इसको भी इसी तरह करें, यहाँ कर दें, इसी तरह इसको भी, इसी तरह इसको भी, और इसी तरह इसको भी और इसको भी। ठीक है, और एरोज लगा दें सबके ऊपर। ठीक है, इस तरह, मतलब फ्लो यहाँ जा रहा है, सब पे एरोस लगा दें। ठीक है, और ये वाला फ्लो आखिर में इधर जा रहा है। अब बेटा एक वक्त में हमेशा एक कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो जो कंडीशन ट्रू होगी उसके मुताबिक वो जो आउटपुट है प्रिंट में वो प्रिंट होगी स्क्रीन पे, या वो शो होगी आपको स्क्रीन पे, और फिर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। देखें, फर्स्ट करें, ये वाली ट्रू है कंडीशन, तो ये प्रिंट होके एंड, ये वाली कंडीशन ट्रू है A21 वाली, ट्रू होके एंड, थर्ड वाली ट्रू है A22 वाली, तो ट्रू होके या यस होके ये एंड कर देगी। एंड का मतलब बेटा ये नो नहीं है, मतलब ये परेशान ना हो, ये नो यहाँ लिखे है, असल में ये यहाँ की ले रहा है आउटपुट। ठीक है, ये हमेशा एंड पे जाएगा, नो पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद A23 अगर यस है तो ये वाला प्रिंट हो और एंड हो जाए। A24 अगर ट्रू है तो फिर ये वाला प्रिंट हो और उसके बाद फ्लो चार्ट हमारा क्या हो जाए, एंड हो जाए। अगर A25 है तो ये प्रिंट हो और फ्लो चार्ट एंड हो जाए। लेकिन अगर बेटा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्ज करें यूजर ने बेटा A20 और A25 के अलावा कोई कोड दे दिया, मतलब A26 दे दिया, A19 दे दिया, कोई भी दे दिया इन 6 वैल्यूज के अलावा, तो क्या होगा, तो फिर बेटा फ्लो चार्ट हो जाएगा एंड। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अब उसने कह तो दिया कि आप इस तरह करें, क्योंकि उसने कहा नहीं था हमें कि एरर मैसेज भी प्रिंट करवाना है, तो हम एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि अगर यूजर ने A20 और A25 के अलावा कोई कोड एंटर किया तो फिर हमें एरर मैसेज ये स्क्रीन पे शो हो कि प्लीज एंटर वैलिड कोड, प्लीज एंटर वैलिड कोड, ये आप करवा सकते हैं। मैंने आपको इस तरह की एक्टिविटी आई थिंक 1.4 या 1.5 मुझे याद नहीं है, जिसमें हमने एरर मैसेज प्रिंट करवाया था। ठीक है, डे वाला जो फ्लो चार्ट था, उसी से आप हेल्प लेके ये एरर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ये आपके मेरे ख्याल है इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। अब जो एक्टिविटी का हिस्सा है वो तो असल में फ्लो चार्ट था, लेकिन उसने थोड़ा सा एक बात में कह दिया था, ऑल्सो मेक एल्गोरिथम। ठीक है, उसने कहा वह मेक योर एल्गोरिथम ऑन अ चार्ट। अब चार्ट पे तो नहीं हम बना रहे, हम बोर्ड पे कोशिश करते हैं बेटा इसको बना ले, और ये मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आएगा, और मैं इसको अरेज भी नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको अरेज कर दिया तो फिर सारा मुझे एल्गोरिथम दोबारा समझाना पड़ेगा। मैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ही आपको एल्गोरिथम भी राइट करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखें स्टेप 1 क्या होगा बेटा, सिंपल स्टार्ट, आपको पता है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देखें स्टेप 2 में क्या हो रहा है, वहां पे स्टार्ट स्टेप 1 है, स्टेप 2 क्या है, इनपुट कोड। स्टेप 2 में लिख दें इनपुट कोड। उसके बाद बेटा स्टेप 3, अब स्टेप 3 मैं यहाँ नहीं लिख रहा, शायद ये अभी भी पूरा नहीं आएगा, तो मैं स्टेप 3 यहाँ लिख रहा हूँ, या अगर यहाँ भी ना आए तो मैं फिर यहाँ से लिखना शुरू करूंगा उसको। ठीक है, देखता हूँ अगर यहाँ पे आ गया स्टेप 3। अब ये सारा स्टेप 3 बहुत लेंथी होगा। ठीक है, अब मैं पहले आपको देता हूँ हिंट कि ये कहाँ से आप हिंट ले सकते हैं इस एल्गोरिथम की। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा बुक का, ये हमने किया था एल्गोरिथम नंबर 6 पेज नंबर 20, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। इसका हमने फ्लो चार्ट भी किया था और हमने एल्गोरिथम भी किया था। तो बेटा ये जो एल्गोरिथम, इससे आप हेल्प ले सकते हैं इस एल्गोरिथम की। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे इफ एल्स इफ लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इफ एल्स इफ क्या होता है मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। यहाँ पे असल में इफ पहले लगाते हैं आप, फिर एल्स इफ लगाते हैं, मल्टीपल एल्स इफ, और आखिरी होती है कंडीशन, उस पे सिंपल एल्स लगाते हैं। लेकिन इस एल्गोरिथम में और इस एल्गोरिथम में ये चेंज है कि जो एल्गोरिथम नंबर 6 है पेज 20 पे, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 4 में, आप देखें इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 सेट ग्रेड टू A+। वो क्या करता है, पहले प्रोसेसिंग सिंबल में उस जो भी उसकी वेरिएबल है ग्रेड का, उसमें स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फौरन ले रहे हैं इनपुट, मतलब जैसी इनपुट आई उसके बाद डिसीजन होता है, डिसीजन के फौरन बाद वो प्रिंट हो जाता है और फिर एंड हो जाता है। ठीक है, याद रखें, ये भी आपके एल्गोरिथम में मैं समझाऊंगा दोबारा। क्या हो रहा है, डिसीजन हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, अगर तो ट्रू है तो प्रिंट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फौरन प्रोग्राम एंड हो रहा है। अगर फॉल्स है तो फिर फौरन नेक्स्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम एल्गोरिथम में क्या लगाएंगे बेटा, इफ एल्स इफ लगाएंगे। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम 2-3 मेथड से बन सकता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले जो सिंपल वाला है वो ट्राई करता हूँ, बट सिंपल तो कोई भी नहीं है तो लेंथी सारा। ठीक है, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। स्टेप 3 में क्या लिखता हूं मैं, स्टेप 3 में हम लिखते हैं जैसे उसने लिखा हुआ एल्गोरिथम नंबर 6 में, इफ, यहां भी आप सिंपल लिख दें इफ। अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, कोड, तो लिखें इफ कोड इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या है, A20। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना सेट, यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट। क्या लिखना है, प्रिंट। अच्छा, एक और काम, यहाँ पे आप देन भी लिख सकते हैं, इफ देन एल्स होता है ना,
इफ देन एल्स, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल लिख दें क्योंकि उसने बुक में भी आपको देन नहीं बताया हुआ ना एल्स बताया हुआ, मतलब उसने डायरेक्ट प्रिंट करवाया हुआ या सेट करवाया हुआ। यहाँ लिख दें इफ कोड इज इक्वल टू 820 प्रिंट। अब गौर से देखें बेटा क्या प्रिंट करें, प्रिंट ये सारा करना है। अब मैं सारा लिखता हूँ, प्रिंट क्या लिखें, पेनल्टी ₹1000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अप टू 6 months। अब बेटा क्या करना है, अब देखें जरा फ्लो चार्ट पे आए, यहां तक हमने कर लिया काम। अब हमारा क्या काम रह गया, एक ये काम रह गया और एक इसको एंड करना रह गया। अब अभी ये एंड नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको पहले ही स्टेप्स, जो नेक्स्ट स्टेप होगा एंड वाला, वो लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ही वैसे इसका चल रहा है, 4 ही स्टेप है इस बेटा एल्गोरिथम के। तो स्टेप 4 मैं एहतियातन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदाजन यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 4 वो असल में स्टेप 4 है क्या, वो बेटा यही है, एंड। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं पहले ये मैं आपको वजह भी बताता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट करना है। अब बेटा यहां पे उसने लिखा है अप टू 6 months, 6 months तो लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो, जब ये 6 month प्रिंट हो तो क्या हो, प्रोग्राम एंड भी हो या एल्गोरिथम एंड हो जाए। एल्गोरिथम एंड करने के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, एक ही चॉइस है कि हम क्या यूज कर लें, गो टू यूज कर लें, जो हमने एल्गोरिथम्स में किया था। तो यहां आप ये लिख दें, मंथ्स के बाद लिख दें गो टू स्टेप, कौन सा है एंड का स्टेप, स्टेप नंबर 4। क्या लिख दें, गो टू स्टेप 4, इसको एक साथ ही लिख दें, गो टू को, गो टू स्टेप 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चॉइस और भी आपके पास, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, शायद आपका फ्लो चार्ट आपको समझ भी नहीं आए, क्योंकि इफ देन एल्स अभी आपको नहीं समझ आएगी, आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ये 10th में जाके पढ़ने आपने, फिर भी मैं करवा रहा हूँ एल्गोरिथम आपको। इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months, ये भी लिख सकते हैं बेटा, एल्स गो टू स्टेप 4, लेकिन प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि एल्स हमेशा तब रन होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो आप नहीं लिख सकते। फिर आपको ये करना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा गो टू, अब स्टेप 4 में आपको फिर एक लगाना पड़ेगा इफ, फिर स्टेप 5 में इफ, 6 में 7, मतलब आपको फिर कितने इफ लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर आपको 6 इफ लगाने पड़ेंगे, फिर एल्स इफ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपके पास 6 इफ हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप आखिरी स्टेप में उसको एंड करेंगे, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये एक जैसा है सारे स्टेप्स में। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3 को करें रन, आगे लिख दें एल्स इफ, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। यही बेटा स्टेप चल रहा है, याद रखें, पेज नंबर 20 पे भी आप देख रहे हैं स्टेप 4 बहुत लेंथी था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स इफ, जैसे उसने यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्टेप 4 में उसने एल्स इफ लिखा। एल्स असल में उसने एक लाइन में लिखा है और इफ सेपरेट लिख दिया, असल में इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एल्स इफ। एल्स इफ में अब क्या लिखेंगे, ये देखें, एल्स इफ में लिखें इफ कोड इज इक्वल टू A21 प्रिंट। अब वही लिखनी है बेटा आपने जो वहां पे है, उसकी कितनी है पेनल्टी, ₹500 to 1000। अब यहाँ पे स्पेस थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months। और यहाँ पे भी आपने वही करना है, क्या लिखना है फिर आखिर में, गो टू स्टेप 4। इसको मैं गो टू को दोबारा एक साथ ही लिखना है, इसको मैं फिर लिख दिया सेपरेट। ठीक है, तो आपने इसको साथ लिखना है, गो टू स्टेप 4। ठीक है, अब बेटा आपने कंफ्यूज ना होइएगा, देखें प्रिंट पेनल्टी ₹500 to 1000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months, ये खत्म नहीं हुआ। जैसे ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे, फौरन एल्गोरिथम कहाँ जाएगा, स्टेप 4 पे, और स्टेप 4 क्या है हमारा, एंड। ठीक है, इसलिए पहले लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए। अब बेटा क्या करें, उसी स्टेप में उसी तरह दोबारा लिखें एल्स इफ। ठीक है, इसी तरह बेटा आगे इफ, अब आपको कोड किसी और से मैं लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोड इज इक्वल टू A22। इसी तरह फिर आगे लिखें प्रिंट पेनल्टी रुपीस, देखें कितनी है इसकी, A22 की 500 to 1000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू, देख लेते हैं A22 की है 6 months, इसकी भी है बेटा 6 months। ठीक है, इसी तरह आप क्या लिखेंगे आगे, गो टू स्टेप 4। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ, यहाँ पे अब किसी और से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए, कोड इज इक्वल टू A23 प्रिंट, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सारा एक जैसा, लेकिन चले आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसकी कितनी है बेटा पेनल्टी, A23 की है हमारे पास 1000 to 2000 एंड उसके बाद बेटा हमने लिखना है इम्प्रिजमेंट अप टू, इम्प्रिजमेंट इसकी बेटा 6 months है। ठीक है, इसकी हमारी हो गई 6 months। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, गो टू स्टेप 4। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह एल्स इफ। ठीक है, एक और बेटा बात मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको ठीक कर देता हूं। एल्स इफ के बाद आप बेटा इफ ना लिखें दोबारा, सॉरी ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब ऊपर हमने इफ लिख दिया था, सॉरी ये इफ नहीं लिखना आपने। ठीक है, ये इफ नहीं लिखना, बस इफ एक ही होता है, उसका भी वही मतलब है, तो इसलिए आपने सिर्फ शुरू में इफ लिखना है और उसके बाद एल्स इफ ही लिखते रहना। ठीक है, एल्स इफ कोड इज इक्वल टू इसी तरह चलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी अब इस तरह लिखते हैं, एल्स इफ कोड इज इक्वल टू
A24 प्रिंट पेनल्टी रुपीज, यहाँ पे कितनी है 24 की, वही है बेटा 1000 to 5000 है इसमें, एंड इम्प्रिजमेंट अप टू, इसकी है बेटा 1 मंथ, अप टू 1 मंथ। इसी तरह फिर आगे लिखें गो टू स्टेप 4। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट रह गया एल्सिफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, कोड यहाँ पे है A25 एल्सिफ कोड इज इक्वल टू A25 प्रिंट, कितनी है इसकी पेनल्टी रुपीज, वही है सेम 1000 to 5000 एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 1 मंथ, इसकी भी आई थिंक 1 मंथ ही है जी, 1 मंथ ही है। अब बचता बस लास्ट स्टेप रह गया अप टू 1 मंथ। ठीक है, ये हो गया। अब बस हमने ये स्टेप 4 मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी एक चीज और आनी है, फिर मैं स्टेप 4 लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अप टू 1 मंथ हो गया बेटा। एक चीज रह गई इसमें भी, लास्ट में लिखना है गो टू स्टेप 4। ठीक है, ये तो काम हो गया बेटा, मतलब हमने यहां तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, ये सारा हमने कर लिया है। सिर्फ अब रह गया बेटा आखिर में जो ये नो और एंड है, ये कैसे करना है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सारी मतलब फॉल्स है जो मैंने बताया था हो सकती है, ठीक है, तो फिर क्या हो। अब एल्गोरिथम में वो कैसे करेंगे, फ्लो चार्ट में तो बड़ा आसान था ना, नो लिख दिया और फिर एंड कर दिया। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे बेटा आपको मैंने अभी बताया है कि इफ एल्स इफ और आखिर में आता है एल्स, इस तरह चलता है ये, इफ एल्स इफ के साथ मल्टीपल एल्स इफ आते हैं और आखिरी जो होती है कंडीशन उसमें सिर्फ एल्स आता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे लिख दें एल्स। यहाँ पे क्या लिख दे, एल्स मैं आपको बता भी देता हूँ, पेज नंबर 20 पे उसमें इसी तरह लिखा हुआ है एल्स सेट ग्रेड टू एफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एल्स। अब एल्स में क्या लिखना है, सिंपल लिख दें बेटा, जब ये कुछ भी नहीं होता तो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो हमारा एल्गोरिथम कहाँ पे एंड हो रहा है, स्टेप 4 पे। तो लिख दें एल्स गो टू, इसी के आगे लिख दें बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ, गो एल्स गो टू स्टेप 4। और अब स्टेप 4 लिख दें, स्टेप 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप 4 है हमारा एंड। ठीक है, स्टेप 4 क्या है हमारा, एंड। ठीक है, इसको स्मॉल में लिख दें क्योंकि हम एल्गोरिथम में आई थिंक स्मॉल में लिखते हैं। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया इधर एल्गोरिथम। ठीक है, लास्ट में अगर नहीं आ रहा नजर, मैंने बोल भी दिया सारा, आसान मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। एल्गोरिथम भी हमने देख लिया है, ये इफ एल्स इफ आपको समझ आएगा तब बेटा जब आप ये कंडीशन 10th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझा दूं। बस ये मैंने बताया आपको, एल्स इफ के बाद मैंने 2 बार गलती से सॉरी इफ लिख दिया था, मुझे सही तरह देखा नहीं था मैंने, तो वो सिंगल बार ये इफ होता है। ठीक है, वो गलती से 2 बार लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ एल्स इफ कोड मतलब आखिर में सिर्फ आपने क्या लगाना है, यहाँ एल्स लगाना है। ठीक है, तो मैं सबके जो एल्स इफ है ना, इस पे मैं यहाँ इस तरह इसको अंडरलाइन करूँ ताकि आपको याद रहे एल्स इफ यूज हो रहे हैं। ठीक है, या आपने सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये इस तरह। ठीक है, मतलब आपको पता हो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, ये इफ में स्पेस नहीं आएगी, स्पेस इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने इफ लिख दिया था। ठीक है, इस तरह मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको याद रहे। इस तरह आपने बेटा इसका एल्गोरिथम भी बनाना है। ठीक है, तो हमने एल्गोरिथम भी देख लिया इस एक्टिविटी का और फ्लो चार्ट भी देख लिया। मेरे ख्याल है मैंने 9th क्लास को एल्गोरिथम नहीं बताया था, फ्लो चार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो अब दोनों चीजें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बेटा आप एक और मेथड से भी बना सकते हैं, वो है पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 13 पे जो आपने फ्लो चार्ट किया था डे ऑफ वीक वाला, डेज ऑफ वीक वाला, वो आप उस तरह भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पे प्रिंट में बहुत कम लिखना था, यहाँ पे प्रिंट में बहुत ज्यादा लिखना है, तो इसलिए वो फिर स्पेस नहीं होगी आपके पास। इस तरह स्पेस बहुत ज्यादा है आपके पास। ठीक है, तो ये बेटा हमारा हर तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको एक्टिविटी भी मैंने तकरीबन सारी करवा दी है। एक्टिविटी 1.11 मैंने कहा था, मैंने वो थोड़ी सी बता दी थी, लेकिन मैंने कहा था बाकी हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, वो भी मैंने आपको हिंट दे दिया था उसका। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये चैप्टर हर तरह से थ्योरेटिकली, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, हर तरह से मैंने आपको फ्लो चार्ट्स भी करवा दिए, एक्सरसाइज के कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और इसको अच्छी तरह देख के उसको समझें और फिर इसको फ्लो चार्ट को खुद बनाने की कोशिश करें, वैल्यूज के साथ पुट करें, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, खास तौर पर इसके एल्गोरिथम की, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये चैप्टर बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इस बुक का लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।